हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज। तो आज से हम हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे एंड एवरी डे आई ट्राई टू अपलोड अ वीडियो। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री से। वैसे तो एंशंट हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो सोर्सेज का होता है, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि चैप्टर जो है वो कैटेगराइजेशन से शुरू हो। क्योंकि जो सोर्सेज वाला चैप्टर है वो मुझे लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन डंपिंग है। एंड जब हमें बाकी का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता तो हम सोर्सेज वाले चैप्टर जो है वो कुछ खास समझ नहीं होता। दैट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब सारे टॉपिक्स एंशिएंट के पढ़ने के बाद हमें सोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, है ना। तो इट वुड ऑल्सो एक्ट एज अ समराइजर एंड ऑल्सो हमको वो चैप्टर भी समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन से शुरू करेंगे, है ना। पहले तो हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं कि हमें सारे फाउंडेशन पता चल जाएँ, चीज़ों के बारे में समझ पाएँ अच्छे से। आज जो हमारे सोसाइटी जिस तरीके की है, जिस तरीके का सिस्टम एस्टेब्लिश है हमारा, उसको अच्छे से समझ पाएँ, है ना? पास्ट से कुछ लर्निंग सीख पाएँ और सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो पास्ट के हैं, उनको हम पढ़ पाएँ। दैट इज़ बेसिकली हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री को हम जो है कैसे हमें पता चलेगा? अगर किसी सिविलाइज़ेशन की हमको कोई स्टोरी लिखनी हो, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि जो लोग लिख कर छोड़ गए हैं उसको उसके थ्रू हम कर सकते हैं। एंड सेकंड इज़ जो चीज़ें सिविलाइज़ेशन में मिली हैं, उनके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है? तो एंटायर जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका प्रिंसिपल इसी 2 चीज़ों पे डिवाइडेड है और इसके बेसिस पे हम 3 कैटेगरी जो है वो डिफाइन करते हैं। वेरी फर्स्ट इज़ प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्टोरिकल पीरियड। ये 3 हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये? है ना? प्री हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री से पहले वाला पीरियड, है ना? लेकिन हिस्ट्री के पहले का क्या मतलब है? हिस्ट्री का मतलब सिर्फ़ पास्ट नहीं होता, हिस्ट्री तब बनती है जब हम पास्ट को रिटन रिकॉर्ड्स के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अगर किसी पीरियड के लोग कुछ लिख कर नहीं गए हैं, तो उस पीरियड को हम हिस्ट्री नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है? यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिटरेरी एविडेंस बिल्कुल एब्सेंट है यहाँ पे। मतलब कोई बुक नहीं है, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, कोई रॉयल ऑर्डर नहीं है। तो हिस्टोरियन क्या करेंगे इस केस में? सिर्फ़ एक्सहिबिशन के भरोसे जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो मिट्टी के अंदर मिलेगा उसी से हिस्ट्री बनेगी, इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो एक्सहिबिशन के बाद जो फिज़िकल रिमेन्स मिलते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। जैसे स्टोन टूल्स हैं, बोन्स हैं, फॉसिल्स हैं, पॉटरी है, केव पेंटिंग है, सीड्स मिल गए, बरियल्स मिल गए, कुछ ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तो ये सब साइलेंट एविडेंस होते हैं। ये बोलते हैं कि हिस्टोरियन जो है, इन्हें इंटरप्रेट करके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करे। ठीक है? एग्ज़ैक्टली इसी वजह से जो प्री हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? ये जितना भी एक्सहिबिशन वाला जो पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अब इनसे पता कैसे चलता है हम हिस्ट्री कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं? सपोज़ आर्कियोलॉजिस्ट को एक जगह सिर्फ़ हैंडेक्स मिला। तो अब उन्हें उस हैंडेक्स से ही समझना पड़ेगा कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, कितने इंटेलिजेंट थे। एक टूल ही जो है वो पूरा चैप्टर बता देता है। इसीलिए स्टोन टूल्स को लैंग्वेज ऑफ प्री हिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंग्वेज ऑफ प्री हिस्ट्री, ओके? बोला जाता है, ठीक है? फिर आता है हमारे पास में प्रोटो हिस्ट्री आता है। अभी प्रोटो हिस्ट्री जो है ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है, व्हाई? और ऑप्शनल में भी थोड़ा कन्फ्यूजन पर क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि प्री हिस्ट्री की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट हिस्टोरियंस अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, इसलिए आपको ये डेफिनेशंस थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है? फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से जो पहली सिचुएशन है उसमें बोलते हैं कि राइटिंग एग्ज़िस्ट करती थी, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके हैं। मतलब स्क्रिप्ट है लेकिन डिसाइफ़र नहीं हुई है ना? स्क्रिप्ट है, राइटिंग एक्जिस्टेड और लैंग्वेज एक्जिस्टेड, बट एविडेंस कैन नॉट बी प्रॉपर्ली यूज्ड क्योंकि हम उसे डिसाइफ़र नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? दूसरा होता है, एग्ज़ाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। दूसरा इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। क्या है? दूसरा वाला सिचुएशन क्या है?
जिसमें हमारे पास में लोगों के पास लैंग्वेज थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने उसको लिखा नहीं, मतलब लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। तो लिटरेचर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। रिज़ल्ट क्या हुआ कि हिस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट रह गई। इसको भी प्रोटो हिस्ट्री जो है हम बोलते हैं। अब जो पहले वाला एग्ज़ाम्पल था जिसमें हमने ये देखा था कि लैंग्वेज वो स्क्रिप्ट एक्ज़िस्ट करती थी लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पाए, उसका एग्ज़ाम्पल हमको हड़प्पन सिविलाइज़ेशन देखने को मिलता है। हड़प्पन्स ने स्क्रिप्ट डेवलप की, ये सील्स पर लिखी हुई मिलती है हमको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज तक किसी भी स्कॉलर ने हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं किया है, इसलिए हम देख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। इमेजिन ऐसे करो कि एक डायरी है उसमें सब कुछ लिखा है लेकिन लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है तो क्या फ़ायदा डायरी होने का? वो इन्फॉर्मेशन ज़ीरो है आपके लिए, है ना? हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के साथ भी एग्ज़ैक्टली यही सिचुएशन है, इसलिए हड़प्पन सिविलाइज़ेशन को भी हम प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल जिसमें हमने देखा था कि उनके पास लैंग्वेज थी लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी और ओरली जो है उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया। उसका एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलता है वैदिक एज। यहाँ ऑपोज़िट सिचुएशन है पहले केस से, ठीक है? बहुत एडवांस लैंग्वेज थी उनके पास में, वैदिक संस्कृत वो लोग बोलते थे लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी। सब कुछ ओरली रिमेंबर किया जाता था, गुरु बोलते थे और शिष्य जो है वो याद रखते थे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं श्रुति ट्रेडिशन। इसको हम बोलते हैं श्रुति ट्रेडिशन, ठीक है? थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स तक वेदास जो है वो लिखे नहीं गए, सिर्फ़ याद रखे गए। इसलिए अर्ली वैदिक एज को भी हिस्टोरियन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक कैटेगरी में कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है? अब एक और डेफ़िनेशन भी है, एक और डेफ़िनेशन है। अम, इसके जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं, वो राइटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो क्या कहते हैं, वो राइटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे, वो इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस देते हैं। हिस्टोरियन बोलते हैं कि रियल सिविलाइजेशन तब शुरू हुई जब ह्यूमंस ने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, यानी एग्रीकल्चर। इसलिए प्रोटो हिस्ट्री जो है वो फार्मिंग से बिगिन होती है। क्यों? सोचो जब तक ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे तब तक परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। पॉपुलेशन भी कम थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी, स्टेट नहीं था, कोई सरप्लस नहीं था। लेकिन एग्रीकल्चर के बाद सब कुछ चेंज हो गया है ना, परमानेंट विलेज होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डोमेस्टिकेशन हुआ, प्रॉपर्टी बनी, ट्रेड हुआ, क्राफ्ट्स आए, सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो शुरू हुआ। है ना? सरप्लस के बाद में ही सोशल डिफरेंशिएशन शुरू होता है। सरप्लस जब नहीं होता तो सोसाइटी मोर और लेस इगैलिटेरियन होती है, बराबर होती है। सरप्लस होने पे ही एक के पास ज़्यादा और दूसरे के पास कम वाली सिचुएशन आती है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है? तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि यहाँ से एग्रीकल्चर के स्टार्टिंग से प्रोटो हिस्ट्री शुरू हुआ। ठीक है? ओके, ये हमने देख लिया। तो ये एक हिस्टोरिकल डिबेट हमको देखने को मिलती है। फिर आता है हमारे पास में हिस्टोरिकल पीरियड। हाँ, एक चीज़ और इसमें जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें हमने एग्रीकल्चर को बेसिस माना था, तो इसके हिसाब से नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज जो है, वो भी दोनों प्रोटो हिस्ट्री ही बन जाएँगे, क्योंकि दोनों में फार्मिंग होती थी, चाहे राइटिंग हो या ना हो। इसलिए जो डेफ़िनेशन है वो हिस्टोरियंस के अप्रोच पर डिपेंड करती है। हमने देखा कि प्रोटो हिस्ट्री के हिसाब से आप कभी एक को कैटेगराइज़ कर रहे हैं, कभी फिर दूसरे को कैटेगराइज़ कर रहे हैं, तो टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन एंड द अप्रोच ऑफ हिस्टोरियंस। ठीक है? तो इसमें 3 हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखे। द वेरी फर्स्ट वाज़ बेस्ड ऑन इफ वी वर एबल टू रीड द स्क्रिप्ट, सेकंड वाज़ दैट की स्क्रिप्ट हुआ करती थी लेकिन ओरली ट्रांसफ़र हुई थी, एंड थर्ड वाज़ द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जिसके हिसाब से नियोलिथिक और चालकोलिथिक को भी हम प्रोटो हिस्ट्री में कैटेगराइज़ करेंगे। ठीक है? उसके बाद में हमारे आता है हिस्टोरिकल पीरियड। यहाँ जो है ये दोनों एविडेंस अवेलेबल हैं। वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एज़ वेल एज़ लिटरेरी एविडेंसेस, ठीक है? तो जो हिस्टोरियंस हैं वो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी किंग ने मान लो इंस्क्रिप्शन लिखवाया है और एग्ज़िबिशन में भी उसका पैलेस वहीं मिल गया, तो दोनों एविडेंसेस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इसी वजह से हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर्ड टू प्रोटो हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री वाला पीरियड। ठीक है? क्योंकि इसमें हमको लिखा हुआ भी मिल जाता है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं, ठीक है? और गैप्स को हमारी अंडरस्टैंडिंग के गैप्स को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है? ये स्टार्ट कब से हुआ ये पीरियड? तो इंडिया में जनरली 600 बीसीई से हिस्टोरिकल पीरियड की बिगिनिंग जो है वो मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। महाजनपदास निकले, अर्बनाइज़ेशन हुआ, आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपैंड हुई। बुद्धा, महावीरा, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, पंच मार्क कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन थोड़े और बाद से स्टार्ट हुए।
तो अब हिस्टोरियंस के पास टेक्स्ट भी है और आर्कियोलॉजी भी है, इसलिए 600 बीसीई से हम हिस्टोरिकल पीरियड को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, अब पीरियड का क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया है, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिकल पीरियड अच्छे से देख लिया है। वाई प्रोटो हिस्ट्री इज कंफ्यूजिंग हमने वो भी देख लिया है। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुई, ह्यूमन की जर्नी कैसी थी, है ना? एक ऐसा एनिमल जो ग्रेजुअली प्लैनेट का एक डोमिनेंट स्पीशी बन गया, है ना? उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू कैसे हुआ? क्या एक दिन अचानक ह्यूमन आ गए, है ना? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लाखों साल में हमने इवॉल्व किया है, हमारी इवोल्यूशनरी जर्नी है और इस जर्नी को समझना हमारे ऑप्शनल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिसके बेस पर हम आगे भी चीज़ें समझ पाएँगे। इवन टुडे आज भी कई सारी ऐसी सोशल कंडीशन है जिनको हम उसी टाइम से समझ सकते हैं, ठीक है? ओके, हाँ। अब क्वेश्चन एक आता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ ह्यूमन्स रहते थे? क्या सिर्फ बोन मिले उससे पता लग सकता है? नहीं, ऐसे पता लग सकता है बोन की बोन मिल गई यहाँ पे ह्यूमन रहते थे? नहीं, क्योंकि बोन तो ट्रैवल भी कर सकती हैं किसी तरीके से, है ना? तो फिर डिफरेंस क्या मतलब समझ नहीं आया। क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है कि ह्यूमन्स रहते थे? टूल मेकिंग, टूल मेकिंग से पता चलता है। ह्यूमन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ह्यूमन सिर्फ टूल यूज़ नहीं करता, ह्यूमन टूल्स बनाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं वो टूल यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चिंपैंज़ी जो है वो स्टिक से टर्माइट निकालता है। ऑटर जो है वो पत्थर से शेल तोड़ता है। इवन क्रो जो है वो वायर-वायर बेंड करके जो भी है अपना फूड निकाल लेता है जैसे भी है। तो ये क्रो, चिंपैंज़ी, ऑटर वग़ैरह ये भी टूल यूज़ करते हैं। लेकिन सिस्टमैटिकली टूल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। टूल मैन्युफैक्चर होमोजेनस की ही ख़ासियत है, ठीक है? इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जब डेलिबरेटली शेप्ड स्टोन टूल्स देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी हुई होगी पक्का, ठीक है? अब जो स्टोन टूल्स जो है वो सिग्नेचर फॉसिल हैं अर्ली ह्यूमन्स का, ठीक है? स्टोन टूल ही अर्ली ह्यूमन की आइडेंटिटी है, समझ सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं हम, ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि ये टूल कब से मिलते हैं? सबसे पुराने टूल्स कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पुराना जो टूल है वो हमको 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ओल्डेस्ट एविडेंस देखने को मिलता है टूल का, ठीक है? अब ये डेट अप्रॉक्सिमेट है, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं है क्योंकि आर्कियोलॉजी में नए डिस्कवरीज़ और डेट वगैरह चेंज होते रहते हैं। एनीवे हम एस्टिमेट ही करते हैं, एग्ज़ैक्टली नहीं पता हमें, ठीक है? क्या मतलब है? तो अगर अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो ह्यूमन सिविलाइज़ेशन उसके कंपैरिज़न में बहुत रीसेंट फिनोमेना है। स्टोन टूल्स ही ह्यूमन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है हम देख सकते हैं, ठीक है? इसी से ह्यूमन सिविलाइज़ेशन की एक्चुअल जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, ओके? ठीक है। अब जीनस होमो के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन होता है, आपने सुना होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस और फिर स्पीशी आता है। मैंने इसको एक निमोनिक से याद किया था, जब मैंने याद किया था, मैंने इसको इस निमोनिक से याद किया था कि कीप द पॉट कीप द पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप द पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, मैंने इसको इस तरीके से याद किया था, ठीक है? ये लिखा नहीं जा रहा है, एनीवेज़ फैमिली गेट सिक, तो कीप से किंगडम, है ना? पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशी, ठीक है? तो इससे मैंने याद किया था, तो हमारा जो जीनस है वो है होमो, ठीक है? ह्यूमन का जो जीनस है वो है होमो और जो मॉडर्न स्पीशी है इट इज़ होमो सेपियंस, ओके? तो ये ईस्ट अफ्रीका से हमको फर्स्ट जो बोन एविडेंस है वो मिलता है अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो कंट्रीज़ जैसे इथियोपिया, केन्या, तंज़ानिया यहाँ से हमको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसीलिए ना ईस्ट अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड, क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड, ओके? ईस्ट अफ्रीका।
मतलब बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटी का जन्म स्थल है ईस्ट अफ्रीका। ठीक है? तो वहाँ वहाँ से जो है हमने माइग्रेट किया था। शुरू में ह्यूमन सिर्फ़ अफ्रीका में रहते थे, बाद में क्लाइमेट चेंज हुआ, फूड की सर्च में और पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से धीरे-धीरे अफ्रीका से बाहर निकले और इसी प्रोसेस को आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन बोलते हैं। आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन माइग्रेशन, ठीक है? इसी को आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है? ये माइग्रेशन एक साथ नहीं हुआ, इसको हज़ारों साल लग गए, है ना? हज़ारों साल इसको लग गए। अब होमो जीनस के अंदर भी बहुत सारे स्पीशी होते हैं, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल्स, होमो सेपियंस। इनमें से आज सिर्फ़ एक स्पीशी बची है व्हिच इज़ होमो सेपियंस, ठीक है? होमो सेपियंस का क्या मतलब है? लैटिन लैंग्वेज में सेपियंस का मतलब होता है वाइज़ मैन, ठीक है? वाइज़ मतलब होता है और क्या नाम है, सेपियंस का मतलब वो होता है, वाइज़ होता है, तो इसको हम वाइज़ मेन हम समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले ह्यूमन स्टूपिड थे, इसका मतलब ये है कि होमो सेपियंस की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, नॉट जस्ट इवन थिंकिंग कैपेसिटी बट वो प्लान अच्छे से कर पाता है ना, वो जो है उसकी मेमोरी अच्छी है, वो लैंग्वेज डेवलप कर सकता है, वो इमेजिन कर सकता है चीज़ें, वो ज़्यादा एडवांस्ड है, उसका दिमाग ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है? अब मॉडर्न ह्यूमन्स भी अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए हैं, जो मॉडर्न ह्यूमन्स हैं वो भी अफ्रीका में इवॉल्व हुए हैं। लेकिन वही परमानेंटली नहीं रहे, वही हमने देखा आउट ऑफ जो अफ्रीका माइग्रेशन है वो हम देखते हैं। तो माइग्रेशन रूट किस तरीके का होता है? अफ्रीका से मिडल ईस्ट आते हैं, मिडल ईस्ट से यूरोप जाते हैं, सेंट्रल एशिया फिर इंडिया। इंडिया से फिर साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना? और लेटर फिर थ्रू बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग लैंड ब्रिज जो है उसके थ्रू अमेरिका में जाते हैं। इंडिया कब आए? ये इंडिया कब आते हैं? ये हमने देख लिया, ओके। इंडिया कब आते हैं ये? तो अप्रॉक्सिमेटली 65,000 इयर्स से 70,000 इयर्स मतलब ये जो इयर्स अगो इस वाले पीरियड में जो है ये इंडिया पहुँच गए थे। इसीलिए इंडिया प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, ओके। आज जो है अर्थ पे जितने भी ह्यूमन्स हैं सब होमो सेपियंस स्पीशी के मेंबर हैं। निएंडरथल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, होमो इरेक्टस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, होमो हैबिलिस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना? सिर्फ़ होमो सेपियंस ही सर्वाइव कर रहे हैं। हमने सर्वाइव क्यों किया सिर्फ़? क्यों सर्वाइव किया? व्हाट वर द कंडीशन व्हिच लेड टू आवर सर्वाइवल एंड व्हाट वर द कंडीशन व्हिच हेल्प्ड अस सर्वाइव? क्यों? क्योंकि वी कुड कम्युनिकेट बेटर, बेटर कम्युनिकेशन, वी कुड कम्युनिकेट बेटर और वी हैड बेटर अ, वी हैड बेटर कोऑपरेशन हम बेटर कोऑपरेट कर पाते थे, वी हैड बेटर कोऑपरेशन, ओके। वी हैड बेटर कोऑपरेशन और क्या था हमारे पास में? वी हैड एडवांस प्लानिंग हम प्लान अच्छा कर पाते थे और वी कुड डेवलप लैंग्वेज, वी वर अडैप्टेबल, अडैप्टेबिलिटी अच्छी थी हमारे पास में, ठीक है? वी कुड सोशली ऑर्गेनाइज़, वी कुड सोशली ये साइड में काम ही नहीं कर रही है पेंसिल। एनीवेज़ वी कुड सोशली ऑर्गेनाइज़ ये सब क्वालिटीज़ बाद में सिविलाइज़ेशन की जो है फाउंडेशन बनी। अब हिस्टोरियंस जो है वो पूरी ह्यूमन जर्नी को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर डिवाइड करते हैं और ये डिवीज़न किसी किंग के बेसिस पर नहीं होता, ये बेस्ड है कि किस मेटल या टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, ठीक है? उस हिसाब से हमने डिवाइड किया 3 स्टेजेस में, स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। थोड़ा सा ब्रीफ में स्टोन एज के बारे में देखते हैं। सबसे पहला और सबसे लंबा फ़ेज़ था, इसी पीरियड में मेजर टूल्स स्टोन के बने होते थे। ध्यान रहे कि स्टोन आगे ऐज का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई और मटेरियल यूज़ नहीं होता था। जैसे वुड, बोन, बैम्बू ये सब भी यूज़ हुआ करते होंगे लेकिन क्या होता है कि वुड, बोन, बैम्बू ये सब जो चीज़ें ये जल्दी डिके हो सकती हैं, इनका सर्वाइवल रेट उतना नहीं है जितना स्टोन का है। स्टोन जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं इसलिए आर्कियोलॉजी में स्टोन टूल सबसे ज़्यादा हमको आज मिलते हैं। फिर कॉपर एज आती है। जैसे-जैसे ह्यूमन ने जो थोड़ी मेटलर्जी सीखी स्टोन के साथ कॉपर यूज़ करना शुरू किया और कॉपर जो है वो ईज़िली शेप हो जाता है और स्टोन से ज़्यादा एफ़िशिएंट है। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था, एक्सेसिबल इतना नहीं था जितना आराम से स्टोन मिल जाता है। इसलिए स्टोन और कॉपर दोनों पैरेलल चलते हैं। फिर आयरन एज हमारे पास जब आता है तो ह्यूमन सिविलाइज़ेशन का नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इसको बोल सकते हैं। आयरन की ही वजह से कॉपर जो है उसने रिप्लेस किया धीरे-धीरे
कॉपर को आयरन ने रिप्लेस किया। कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हुआ आयरन की वजह से, फॉरेस्ट क्लियर कर सके हम। वेपन्स जो है वो थोड़े बेटर हुए और उसकी वजह से किंगडम्स बने, फिर लार्ज स्टेट्स डेवलप हुए, ऑल गोज़ टू आयरन। इंडिया में भी आयरन एज ने महाजनपदाज़ और अर्बनाइज़ेशन जो है, उनको बूस्ट किया, उनको बूस्ट करने में एक बहुत बड़ा हाथ आयरन का भी था। ठीक है? अब स्टोन एज को अपन आराम से पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि ये सबसे लंबा पीरियड है, ह्यूमन हिस्ट्री का 99% हिस्सा जो है, 99% जो हिस्सा है वो स्टोन एज में ही गुज़रा है। मतलब अगर ह्यूमन हिस्ट्री 24 घंटे मान लो, तो एग्रीकल्चर सिर्फ़ लास्ट कुछ मिनट्स में आती है। बाकी पूरा दिन स्टोन एज है, इसलिए स्टोन एज को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है? अब स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसे ही है, सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है, फिर मेसोलिथिक आता है, फिर नियोलिथिक आता है, ठीक है? ओके। इन तीनों में डिफ़रेंस क्या है? क्या बेसिस है जिस पे हमने इनको कैटेगराइज़ किया है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, क्लाइमेट, है ना? सोसाइटी, ये सब फ़र्क है। और हर नया फ़ेज़ जो है वो प्रीवियस फ़ेज़ से थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ओके। अब ये भी है कि स्टोन एज जो है वो सिर्फ़ डेट के बेसिस पर डिवाइड नहीं हुई। हमने देखा मल्टीपल फैक्टर्स थे। क्लाइमेट के बारे में अगर थोड़ा-सा और हम ध्यान से देखेंगे क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा था। आइस एज जो है वो ग्रेजुअली कम हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था, रेनफॉल जो है वो बदल रही थी। ये सब ह्यूमन लाइफ़ को अफ़ेक्ट करते हैं डायरेक्टली। फ्लोरा आता है, फ्लोरा क्या क्या मतलब है फ्लोरा का? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होता है, फौना का मतलब एनिमल्स होते हैं। तो क्लाइमेट जब बदला तो फॉरेस्ट भी बदले, ग्रासलैंड आए, नए वेजिटेशन डेवलप हुए, फूड सोर्स बदले और फौना यानी एनिमल्स तो कोल्ड क्लाइमेट वाले जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हुए, न्यू स्पीशी डेवलप हुई, ह्यूमन को हंटिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ी अपनी, है ना? टूल टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है धीरे-धीरे। सबसे विज़िबल पहले हेवी कोर मेटल्स थे, फिर उसके बाद में फ्लेक टूल्स आए, फिर ब्लेड टेक्नोलॉजी आई। ये टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन जो है उसको डायरेक्टली ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन को डायरेक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उससे रिलेट करती है। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस बढ़ रही है, इसी वजह से वो टेक्नोलॉजी को ऐसे इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? सबसिस्टेंस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सबसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? लोग अपना पेट कैसे भरते हैं? क्या खाते हैं? तो पैलेलिथिक एज में हमको हंटिंग गैदरिंग देखने को मिलती थी। वहीं मेसोलिथिक एज में थोड़ा मिक्स्ड टाइप का इकोनॉमी था और नियोलिथिक में जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो गया था। इसी बेसिस पर सिविलाइज़ेशन जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है? क्या होता है थोड़ा-सा इसे ईज़ी लैंग्वेज में समझते हैं। ईज़ी लैंग्वेज में समझते हैं। पैलियोलिथिक में नेचर जो दे देता, उसी पर इंसान जो है वो डिपेंड करता था। एनिमल हंट करता, फ्रूट कलेक्ट करता, सीड्स कलेक्ट करता, रूट्स कलेक्ट करता, कुछ प्रोड्यूस नहीं करता था। जो मिल गया नेचर ने दे दिया, वो ही कंज़्यूम करता था। नियोलिथिक में क्या होता था? नियोलिथिक में क्या होता है? पैलियोलिथिक के बाद में नियोलिथिक की बात करेंगे। नियोलिथिक में क्या होता था? सब कुछ चेंज हो गया। अब ह्यूमन जो है वो खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स ये सब, है ना? और एनिमल्स जो है उस उनको डोमेस्टिकेट करते हैं। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन थी और इसीलिए वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोला है। क्या बोला है? नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोला है। इतना ज़्यादा बड़ा चेंज ड्रामेटिक चेंज आया कि उसको रेवोल्यूशन बोल दिया। ठीक है? तो क्या पैलियोलिथिक से सीधा नियोलिथिक आ गया? नहीं, बीच में एक और ट्रांज़िशन आता है। ट्रांज़िशन इज़ मेसोलिथिक। ठीक है? यहाँ ह्यूमन जो है वो ग्रेजुअली नोमैडिक लाइफ़स्टाइल से थोड़ा सेटल लाइफ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच वाला फ़ेज़ है। एक एक्सपेरिमेंटल फ़ेज़ इसको बोलते हैं। ना तो कंप्लीटली हंटर रहे हैं और ना कंप्लीटली फार्मर बने हैं। दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है ना? इसी वजह से इस पीरियड को हिस्टोरियंस ने अलग माना है, बीच का माना है, ट्रांज़िशनल फ़ेज़ माना है। ठीक है? ओके। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हिस्ट्री स्पेशली प्री हिस्ट्री जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती ये मैं आई वुड रिपीट इट अगेन वो एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि कोई कैलेंडर नहीं कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते कोई इंस्क्रिप्शन भी नहीं होते इसलिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है जैसे कार्बन डेटिंग हो गया यूरेनियम सीरीज डेटिंग हो गया पोटेशियम आर्गन डेटिंग हो गया है ना ये सब तरीके होते हैं इससे जो है अप्रॉक्सीमेट एज पता लगती है इसलिए एक ही पीरियड की जो डेट्स हैं वो इंडिया में अलग अलग रीजन में डिफरेंट हो सकती हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज़ राजस्थान में जो लोअर पैलेलिथिक है वो 5 लाख 5 लाख बीसी पुरानी तक चल रही है। हो सकता है तमिलनाडु में वही टेक्नोलॉजी उससे पहले या बाद में डेवलप हुई हो, है ना? इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो यूनिवर्सल डेट यूज़ नहीं करते और हर आर्कियोलॉजिकल साइट की अपनी क्रोनोलॉजी होती है। ओके? ठीक है। तो एक ये कि प्री हिस्टोरिक जो क्रोनोलॉजी है वो रिलेटिव होती है रादर देन एब्सोल्यूट, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। ठीक है? ओके। अब इसमें ना एक एग्ज़ाम्पल है दैट आई वुड जस्ट कोट। उम, फिर हम प्लीस्टोसीन, होलोसीन के बारे में देखेंगे। अबाउट अतिरपक्कम, ये चेन्नई के पास में पड़ता है इन तमिलनाडु। ये इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट पैलेलिथिक साइट में से एक है। यहाँ ना कुछ डिस्कवरी हुई है, साइंटिस्ट को स्टोन टूल्स मिले हैं और इन टूल्स को साइंटिफिक डेटिंग से चेक किया गया। तो रिजल्ट निकला कि लोअर पैलेलिथिक से मिडल पैलेलिथिक का ट्रांजिशन कुछ 3,85,000 ईयर्स पुराना था। इतना, इतना पुराना था, हो चुका था। अब इम्पोर्टेंट क्या है? है तो है 3,85,000, तो इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस डिस्कवरी ने पूरी इंडियन प्री हिस्ट्री को थोड़ा-सा इम्पैक्ट किया, काफ़ी इम्पैक्ट किया बोल सकते हैं। पहले हिस्टोरियन सोचते थे कि इंडिया में टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो लेट हुआ, है ना? लेकिन अतिरापक्कम ने प्रूव किया कि इंडिया में भी अर्ली ह्यूमन्स इंडिपेंडेंटली एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। मतलब इंडिया किसी से पीछे नहीं था। है ना? इस डिस्कवरी से ये भी पता चला कि ह्यूमन एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दुनिया के डिफरेंट रीजन में पैरेलल चल रहे थे। सब कुछ यूरोप में ही नहीं हुआ था, सब कुछ अफ्रीका में ही नहीं हुआ था। अब कंपेयर करते हैं कि पुराने बिलीफ के हिसाब से जो ट्रांज़िशन है वो यहाँ 1,25,000 ईयर्स पहले हुआ था। नई रिसर्च के हिसाब से 3,85,000 पुराना है। डिफरेंस देखो, लगभग 2.6 लाख का 2.6 लाख 2.6 लाख ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है? और पुराना हो गया। एक एग्ज़िबिशन और पूरी टेक्स्ट बुक बदल सकती है, तो इसलिए एब्सोल्यूट नहीं होता, है ना? हर जो नई फाइंडिंग होती है वो आपको एक चेंज कर सकती है, आपने जो अभी तक पढ़ा उसको चेंज कर सकती है, क्योंकि सब कुछ हमें भी नहीं पता, हम बस रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? अब हम ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं थोड़ा-सा, है ना? हमने ज्योग्राफ़ी का भी जो है सीरीज़ शुरू कर रखा है, तो उसमें हमने प्लीस्टोसीन और होलोसीन के बारे में बात करी थी। अब ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री को थोड़ा कनेक्ट करते हैं, ठीक है? और ये इंटरडिसिप्लिनरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक इंटरडिसिप्लिनरी आपकी अगर अप्रोच है तो आपके दिमाग में चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक बैठती हैं, आपको होलिस्टिकली चीज़ें समझ आती हैं और आप आइसोलेशन में किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, एवरीथिंग इज़ अराउंड अस एंड एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। ओके, तो प्लीस्टोसीन है, ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एपॉक है जो 2.6 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था और 11,700 ईयर्स तक चला था, ठीक है? इसी को कॉमनली हम लास्ट आइस एज बोलते हैं। आइस एज का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ आइस से कवर्ड थी, है ना? कंपैरेटिवली आज के टाइम पे ज़्यादा ग्लेशियर्स देखने को मिलते थे, स्पेशली ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न एशिया वाला जो एरिया है, इसमें टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ करता था और क्लाइमेट जो है वो अनस्टेबल था। रेनफॉल पैटर्न्स भी आज के हिसाब से काफ़ी अलग थे और सी लेवल भी आज से काफ़ी नीचे देखने को मिलता था हमको। ह्यूमन्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसका? कोल्ड क्लाइमेट होता है, खाना कम मिलता है, माइग्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है हैबिटेबल कंडीशंस ढूँढने के लिए और सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता था। इसी वजह से पैलेलिथिक जो ह्यूमन है वो कंटीन्यूअसली उनको अडैप्ट करते रहना पड़ता था। ठीक है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल ट्रांज़िशन हुआ, आइस एज जो है वो ग्रेजुअली एंड होने लगी। ठीक है? और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीग्लेशिएशन। मतलब ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो गए। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ थे? टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, वार्मर क्लाइमेट आया, फॉरेस्ट बढ़े, रेनफॉल इम्प्रूव हुई, नदियाँ जो है वो थोड़ी स्टेबल हो गई, एनिमल्स बदले, है ना? और प्लांट्स बदले और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ चेंज होने लगी और इसी वजह से मेसोलिथिक और नियोलिथिक पॉसिबल हो पाए। क्या बोलते हैं इसको? होलोसीन। ठीक है? 11,700 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुआ और आज भी हम होलोसीन में ही रह रहे हैं। जो नया जो प्रपोज़्ड हमारा जो ऐज है उसको हमने प्रपोज़ किया है, साइंटिस्ट ने प्रपोज़ किया है कि एंथ्रोपोसीन बोलो। ये हमने ज्योग्राफी में भी देखा था, क्योंकि ह्यूमन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है अर्थ पे, हम अर्थ के हर स्फेयर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे कैटेगराइज़ेशन, उसको एंथ्रोपोसीन बोलना चाहिए, ऐसा जो है वो साइंटिस्ट
साइंटिस्ट बोल रहे हैं। ऑल्दो इट इज़ प्रपोज्ड, कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, बट एनीवेज़ हमने यहाँ पे ज्योग्राफी को लिंक किया हिस्ट्री के साथ में, ठीक है। अदिरापक्कम के बारे में देख लिया, नाउ विल डिस्कस पैलेलिथिक पीरियड, ठीक है। तो स्टोन एज में सबसे पहले और सबसे लंबा जो पीरियड आता है वो होता है पैलेलिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। कब स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई अराउंड 5 लाख बीसीई पहले, और कब तक चली? 10,000 बीसीई तक चली, तक माना जाता है कि चली, ठीक है। अब ये अप्रॉक्सीमेट एज ही है, आई वुड रिपीट अगेन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा इसी पीरियड से गुजरा है, और अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक किताब मानो तो उसकी सबसे बड़ा जो चैप्टर है उसका, वो पैलेलिथिक ही है, ठीक है। इस लाइन को ज्योग्राफी के साथ में कनेक्ट करते हैं, पैलेलिथिक प्लीस्टोसीन, पैलेलिथिक प्लीस्टोसीन, है ना। पैलेलिथिक वाली जो एज है, इट्स प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, ओके। दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। क्लाइमेट वही हमने देखा, बहुत ठंडा था, ड्राई था, अनप्रिडिक्टेबल वेदर था। फूड जो है वो नेचुरली कम होता था, एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है ही नहीं, इसी वजह से ह्यूमन जो है वो हंटर गैदरर्स रहे इस टाइम पे, मोस्टली हंटर गैदरर्स रहे, मोस्टली हंटर गैदरर्स रहे, ठीक है। सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट था, कोई घर नहीं था, कोई ब्लैंकेट नहीं, कोई फार्मिंग नहीं, कोई परमानेंट विलेज नहीं, सिर्फ नेचर था, और उसके अगेंस्ट जो है वो सर्वाइवल था। इसको एज ऑफ सर्वाइवल भी बोलते हैं, इसीलिए एज ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। इसको एज ऑफ सर्वाइवल भी कह सकते हैं। ग्लेशियर्स हमने देखा कि मेजर जो अर्थ का पार्ट था वो ग्लेशियर से कवर्ड था, ठीक है। अम, अब फिर बाद में हम देखते हैं कि थोड़ा-थोड़ा जो क्लाइमेट है वो चेंज होने लगा, और मेसोलिथिक और नियोलिथिक रेवोल्यूशन उसके वजह से ही पॉसिबल हो पाए, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं सब डिवीजन पे, एक और क्लासिफिकेशन। जैसे स्टोन एज को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, देखा कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। वैसे ही पैलेलिथिक को भी अब और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, सेम बेसिस है, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, है ना, स्टोन वगैरह वो सब चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं लोअर पैलेलिथिक, सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना, ठीक है। लोअर पैलेलिथिक जो है वो 5 लाख से 50,000 तक जो है ईयर्स पहले तक चला, ठीक है। फिर मिडल पैलेलिथिक पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद में अपर पैलेलिथिक पढ़ेंगे। अगर थोड़ा-सा ब्रीफ में उसके बारे में बता देती हूँ। लोअर पैलेलिथिक सबसे पुराना है, बहुत भारी भरकम जो टूल्स हैं वो यूज़ होते थे, सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। और फिर मिडल पैलेलिथिक में टूल मेकिंग है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई, प्लानिंग इंक्रीज़ हुई थोड़ी, और फ्लेक टूल्स हैं वो डोमिनेट करने लगे। फ्लेक टूल्स हम समझेंगे क्या होता है। अपर पैलेलिथिक में बोन टूल्स जो हैं वो बने, एडवांस ब्लेड्स बनी, आर्ट रिलिजन आने लगा, सिंबलिक थिंकिंग जो है वो देखने को मिलती है, मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिलता है। नाउ आई कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, ऑल्दो हमने पहले भी पढ़ लिया होता है या बाद में भी हम पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि आई थिंक कि जितनी बार आप उस चीज़ को सुनते हैं, जितनी बार मैं उस चीज़ को बोलती हूँ, वो चीज़ें ज़्यादा कंक्रीट होती हैं दिमाग में, और हमारा दिमाग जो है वो उनसे ज़्यादा फ़ेमिलियर होता है। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स। अगर मैं आगे कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ और मुझे पहले का कोई टॉपिक याद आया, तो आई विल ऑलवेज़ मेक यू रिकॉल और से इट, ठीक है? इसलिए हम आगे वाले लेक्चर्स में भी जहाँ भी कुछ होगा, छोटा-सा भी 1 सेकंड, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अगर कहीं से भी रिलेटेड है हमारे आने वाले टॉपिक्स में, तो आई वुड डेफिनिटली स्पीक, ठीक है? फिर सबसे पहले हम लोअर पैलेलिथिक पे आते हैं। लोअर पैलेलिथिक सबसे पहला फ़ेज़ है। सबसे लंबा टाइम पीरियड कवर करता है, फ्रॉम 5 लाख बीसी टू 50,000 बीसी, है ना? अप्रॉक्सिमेटली जो है ये कितने टाइम तक चलता है? 4 लाख 50,000 ईयर्स तक चलता है। इससे ही समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो कितना स्लो है। आज के टाइम पे मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो हर 2 साल में बदल जाती है, और उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है उसको लाखों साल लग रहे हैं थोड़ा-सा डेवलप होने के लिए। है ना? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी, कम्युनिकेशन नहीं था, कोई नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं देखने को मिलता, इसलिए इनोवेशन काफ़ी स्लो है। आजकल भी जब हम करंट अफ़ेयर्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इनोवेशन को कैसे फ़ास्ट करें। हम कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ पे इनोवेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसके क्या-क्या फैक्टर्स, पिलर्स होते हैं, जिस पे जो इनोवेशन है वो खड़ा हो सकता है। आपका जो है कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, नॉलेज ट्रांसफ़र अच्छा होना चाहिए, है ना? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अच्छा होना चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करो, नए से नए एक्सपेरिमेंट करो, तो आपका इनोवेशन बढ़ेगा। तो ये उस टाइम पे बहुत स्लो था, इस वज़ह से इनोवेशन भी काफ़ी स्लो देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। अब इस पीरियड के दौरान क्या होता है कि क्लाइमेट हार्श था, है ना?
और मेन ऑब्जेक्टिव जो लोगों का था वो था ज़िंदा रहना, सर्वाइवल, सर्वाइवल वाज़ द मेन ऑब्जेक्टिव कि किसी तरह ज़िंदा रह जाए, ठीक है? और कोई शौक नहीं, कोई रिलिजन नहीं, कोई सोसाइटी अभी इस तरीके से डेवलप नहीं हो रही, बस ज़िंदा रह जाएँ, ठीक है? कोर इम्प्लीमेंट्स इस टाइम पे क्या देखने को मिलते हैं? कोर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है कोर इम्प्लीमेंट्स। इमेजिन एक बड़ा-सा स्टोन है और उस बड़े स्टोन को तोड़ते हैं हम तो तो एक बाकी छोटे-छोटे पीसेज़ हो जाते हैं और एक उनमें से बड़ा पीस बच जाता है स्टोन को तोड़ने पे। उसको हम बोलते हैं कोर, उसी को हम बोलते हैं कोर और उसी कोर को शेप देकर टूल्स बनाए जाते हैं, इसलिए इन टूल्स को कोर टूल्स कहा जाता है। ठीक है? इनका यूज़ हंटिंग, कटिंग, डिगिंग, एनिमल की स्किन रिमूव करने में, बोन्स तोड़ने में, वुड काटने में, है ना? तो एक ही जो टूल है वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ओके? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मेन टूल्स के बारे में, ठीक है? लाइक हैंड एक्स। हैंड एक्स के बारे में देखते हैं। हैंड एक्स जो है वो सबसे फ़ेमस लोअर पैरालिथिक टूल है, मल्टीपर्पज़ है और फिर उसके बाद में क्लीवर्स होता है जो ब्रॉड कटिंग एज जो होता है वुड और मीट को बेसिकली कट करने के लिए काम आता है। फिर चॉपर्स होते हैं, ये भी हेवी टूल होता है और ये बोन्स तोड़ने या मीट कट करने में ये भी काम आता है और ये जो तीनों टूल्स हैं ये लोअर पैरालिथिक की आइडेंटिटी हम कह सकते हैं। क्या देखा हमने? हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, एचसीसी। एचसीसी, हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, ठीक है? एग्ज़ाम में मेंस के आपके आंसर में ये तीनों आपका अगर आप लिखोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है? ओके, अम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस चीज़ पे कि अनअर्थड का मतलब क्या होता है? मैंने इन्हीं नोट्स में कहीं पढ़ा था अबाउट अनअर्थड। देन व्हाट इज़ अनअर्थड? अनअर्थ का मतलब एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के दौरान पर ज़मीन के अंदर से मिलने वाला जो सामान होता है उसको हम अनअर्थ मटेरियल बोलते हैं। यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडिया के लगभग हर रीजन में पैलेलिथिक टूल्स और साइट्स डिस्कवर की हैं। इसका मतलब ये भी है कि अर्ली ह्यूमन सिर्फ एक एरिया में नहीं रहता था, वो अलग-अलग इकोलॉजिकल ज़ोन में अडैप्ट कर चुके थे। ठीक है? हाँ, इसमें हम एक कल्चर पढ़ते हैं व्हिच इज़ एचुलियन कल्चर, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो कल्चर है ये मोस्ट एडवांस्ड लोअर पैरालिथिक इंडस्ट्री जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है? मोस्ट एडवांस्ड लोअर पैरालिथिक इंडस्ट्री हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि सिमेट्रिकल हैंड एक्सेस देखने को मिलते थे। फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ पे मिलता है, ठीक है? फिर ये भी देखेंगे। तो सिमेट्रिकल हैंड एक्स यहाँ पे देखने को मिलती थी, बायफेशियल फ्लेकिंग देखने को मिलती थी, स्टैंडर्डाइज़्ड डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, बेटर वर्कमैनशिप देखने को मिलती है। अचूलियन को टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है लोअर पैलेलिथिक के, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता, पहले तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है? तो जो एचुलियन कल्चर है, वो हमको सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न एशिया इंडिया, चेन्नई वाले साइड में देखने को मिलता है। मतलब इनफैक्ट सब कहीं देखने को मिलता है एक्सेप्ट वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल इंडिया एंड गैंजेटिक प्लेन। इन एरियाज़ में हमको देखने को नहीं मिलता। इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, अब ये एब्सोल्यूट नहीं है कि इन रीज़न में देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पे कल्चर हुआ नहीं करता होगा। देयर आर फ्यू रीज़न जिनकी वज़ह से शायद इसने सर्वाइव नहीं किया हो, शायद उन एविडेंसेस ने सर्वाइव नहीं किया हो। रीज़न क्या हो सकता है जैसे मान लीजिए गैंजेटिक जो बेसिन है, वहाँ पे नदियाँ बहती थी, है ना? और वो बहती हैं और फ्लड्स लेके आती हैं, कंटिन्यूअस जो रिवर एक्टिविटी है वो होता रहता है ना? कंटिन्यूअस जो रिवर एक्टिविटी है वो होता रहता है, उसकी वज़ह से जो क्या पता हमारे एविडेंसेस हों वो दब गए हों कहीं पे। दूसरा ये भी है कि गैंजेटिक जो वैली है उसके आने वाले कुछ एजेस में बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड रहती है। इवन टुडे भी गैंजेटिक वैली काफ़ी पॉपुलेटेड है। मोस्टली जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो गैंजेटिक वैली में रहती है नॉर्थ इंडिया में। तो और वहाँ पे वैसे भी कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, अर्बनाइज़ेशन, महाजनपदास, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सब कुछ बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सट्रीम पॉपुलेशन वहाँ पे देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस वजह से भी हमारे एविडेंसेस जो हैं दे कुड हैव बीन लॉस्ट। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब बारिश-वारिश होने वा नॉर्थ ईस्ट का तो एक्सेस भी इतना नहीं है ना? बारिश-वारिश भी बहुत होती है। कोस्टल एरियाज़ में भी सी इरोज़न, कोस्टल इरोज़न बहुत ज़्यादा होता है ना? और वेस्टर्न घाट्स में भी वही।
तो इस वजह से केरला वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमको अचूलियन कल्चर देखने को नहीं मिलता, है ना? इस वजह से देखने को नहीं मिलता। फिर फायर की बात करते हैं अचूलियन कल्चर में। तो हिस्ट्री में 2 इन्वेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वन इज़ फायर एंड द अदर इज़ एग्रीकल्चर। फायर ने ह्यूमन लाइफ़ को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म किया। फायर ने ह्यूमन लाइफ़ को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म किया, है ना? ठीक है? हो सकता है इससे पहले भी नेचुरली आग लगी हो, जंगल की आग है ना? यूज़ करते हों, लेकिन लगभग 3 लाख साल पहले, 3 लाख 3 लाख साल पहले, ठीक है? 3 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन्स ने फायर को रेगुलरली कंट्रोल और यूज़ करना सीख लिया। ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। कौन यूज़ कर रहा था, है ना? 3 ग्रुप्स होमो इरेक्टस यूज़ करते थे। अब ये होमो सेपियंस से पहले की ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, बहुत सक्सेसफुल स्पीशी थी, लाखों साल तक अर्थ पर रही। निएंडरथल्स यूज़ करते थे, मेनली यूरोप और वेस्ट एशिया में मिलते थे निएंडरथल्स और इनका स्ट्रॉन्ग बॉडी था, कोल्ड क्लाइमेट के लिए काफ़ी अडैप्टेड थे और फायर का इफेक्टिव यूज़ करना जानते थे। होमो सेपियंस के जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी मॉडर्न ह्यूमन के जो पूर्वज हैं, इन्होंने भी फायर का सिस्टमैटिक यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब फायर का इम्पोर्टेंस क्या होता है? इस लाइन को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। फायर ने ह्यूमन इवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया। फायर ने ह्यूमन एवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया हाउ? कुकिंग। वेरी फर्स्ट इज़ कुकिंग। कुक्ड फूड जो है वो ईज़िली डाइजेस्ट कर पाते हैं, एनर्जी ज़्यादा मिलती है, डिज़ीज़ जो है वो कम होती है, ठीक है? रिचर्ड व्रैंगम हैं जो उन्होंने अपनी फ़ेमस थियरी कुकिंग हाइपोथेसिस हू? रिचर्ड रिचर्ड व्रैंगम, ठीक है? इन्होंने अपनी कुकिंग हाइपोथेसिस में कहा है कि कुक्ड फूड ने ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट को बूस्ट दिया। इनका ऐसा कहना है कि कुकिंग फूड डेवलप्ड ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन, ओके? ठीक है? नेक्स्ट क्या फायर का क्या यूज़ है? प्रोटेक्शन। जंगल के जो डेंजरस एनिमल्स हैं, वो फायर से दूर रहते हैं, नाइट सेफ्टी इम्प्रूव होती है। आपने देखा होगा डिस्कवरी में, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट शो। मैंने बहुत देखा है बट वो स्लिप हो गया। एनीवेज़ वो जब भी रात को सोता था तो वो आग लगा के सो जाता था कि जानवर जो हैं वो पास में नहीं आएँगे, ठीक है? फायर जो है वो वार्म्थ कैसे देती है? आइस एज में फायर जो है वो सर्वाइवल का बेसिक रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ठंड होती थी। अब आजकल भी जब थोड़ी बहुत ठंड बढ़ जाती है सर्दियों में तो हम आग जला के बाहर बैठ जाते हैं, तो ये काम भी करती थी आग। सोशल इंटरैक्शन, रात को जो लोग हैं वो फायर के आस-पास बैठते थे, कम्युनिकेशन बढ़ा इससे, स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर हुई, नॉलेज ट्रांसफ़र हुई। देखते हैं ना कि सर्दियों में जब लोग बाहर बैठे रहते हैं तो बातें करते हैं, घंटों-घंटों बैठे रहते हैं, है ना? मूँगफली लेके बैठ जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना? एन्जॉय करने का एक तरीका हम जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है? यहीं से जो है कल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिफ्थ इज़ एक्सपेंशन, सोशल इंटरैक्शन, एक्सपेंशन। जो कोल्ड रीजन में सेटलमेंट जो है वो पॉसिबल हुआ। फायर के बिना यूरोप के कई रीजन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। तो फायर मेड सर्वाइवल पॉसिबल, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टोन एज के लोगों की लाइफ के बारे में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? ठीक है? सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? मतलब सबसे रिलायबल सोर्स क्या है? सबसे रिलायबल सोर्स क्या है? तो सबसे रिलायबल सोर्स जैसे वुड भी जल जाती है, बैम्बू सड़ जाता है, लेदर खराब हो जाती है, क्लोथ्स प्रिज़र्व नहीं होते, है ना? वो एक ही स्टोन जो है वो प्राइमरी एविडेंस हमारा इसका बोल सकते हैं, ठीक है? इन एनिमल्स को हम फॉरेजर बोलते थे, फॉरेजर का मतलब हंटर गैदरर्स होता है, यानी जो नेचर से डायरेक्टली फूड कलेक्ट करे उसको हम फॉरेजर बोलते हैं, खुद प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है? ओके। अम ठीक है। अगर स्टोन एज को समझना अगर हम चाहते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कोर क्या होता है, फ्लेक क्या होता है, ब्लेड, बाईफेस क्या होता है, यूनिफेस क्या होता है, अचूलियन क्या होता है, लेवलॉइज़ क्या होता है, इन सबको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है व्हिच इज़ कोर, वो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी क्या होता है। एक बड़े पत्थर को तोड़ा तो उसके पार्ट्स हुए, उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है?
ठीक है? एक और टेक्निकल टर्म है। अब स्टोन जो है वो नेचुरली यूज़फुल नहीं होता, उसको शेप देनी पड़ती है, कैसे छोटे-छोटे टुकड़े तोड़कर इसको प्रोसेस किया जाता है ना? छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं उसको तोड़कर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लेकिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली अलग से वो नहीं आएगा, पर अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से कैटेगराइज़ कर पाएँगे, किसी बुक में ऐसे अलग से लिखा नहीं होता। बट एनीवेज़ कोर टेक्नोलॉजी हमने देख ली क्या होती है, कोर टेक्नोलॉजी देख ली हमने। फ्लेक्स क्या होते हैं? फ्लेक क्या होते हैं? छोटे-छोटे टुकड़े जो तोड़े जाते हैं, जो बच जाते हैं, उनको फ्लेक बोलते हैं। इस प्रोसेस को फ्लेकिंग बोलते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको फ्लेक्स बोलते हैं। जैसे जो स्कल्प्टर है, वो मार्बल को चिप-चिप करके है ना, स्टैच्यू बनाते हैं छोटा-छोटा तोड़-तोड़ के, वैसे ही पैलेलिथिक ह्यूमन जो है, वो स्टोन को चिप-चिप करके टूल बनाते थे। ये प्लानिंग और स्किल दोनों को ही शो करता है। ठीक है? अब फ्लेकिंग का पैटर्न देखकर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि ह्यूमन ने ये बनाया है, ये नेचुरली स्टोन इस तरीके से नहीं टूट सकता, ठीक है? और लार्ज कोर टूल्स हमको देखने को मिलते हैं, हेवी होते हैं, सिंपल होते हैं, प्रिसिजन इनमें कम देखने को मिलती है। इस टाइम पे जो है वो क्वार्ट्ज़ाइट के स्टोन का यूज़ होता था, क्वार्ट्ज़ाइट का। तो इसलिए इसको ना इस वाले पीरियड के जो ह्यूमन होता था, उसको क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी बोला जाता था। ठीक है, आई वुड से क्वार्ट्ज़ाइट ह्यूमन बिकॉज़ व्हाई ओनली मेन देयर वर आल्सो वुमेन। तो क्वार्ट्ज़ाइट ह्यूमन मैं बोलूँगी इसको। एंड देयर वाज़ दिस गर्ल कुछ टाइम पहले शी इज़ वेरी यंग। तो ऐसे ही डिस्कस करते-करते शी आस्क्ड कि व्हाई डू वी से मैन मेड? व्हाई डोंट वी से ह्यूमन मेड और वुमेन मेड? एंड ये चीज़ मैंने कुछ टाइम पहले ही सोची थी कि मैन मेड इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो आई फेल्ट रियली नाइस कि शी आस्क्ड दिस और उसका दिमाग इस तरीके से चला। तो एनीवेज़ मैं इसको क्वार्ट्ज़ाइट मैन नहीं, क्वार्ट्ज़ाइट ह्यूमन बोलूँगी बिकॉज़ देयर वर आल्सो वुमेन एज़ वेल एंड दे हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, सो व्हाई ओनली सेइंग मेन? एनीवेज़ क्वार्ट्ज़ाइट का यूज़ होता था क्योंकि क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो ईज़िली अवेलेबल था, स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन प्रॉब्लम भी थी। क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो ज़्यादा बेंडेबल नहीं होता चिपिंग के लिए, है ना? क्वार्ट्ज़ाइट बहुत इल शेप्ड में टूटता है और उसको शेप देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये फ्लिंट की तरह ईज़िली टूटकर शार्प एज नहीं बनाता। इसलिए जो लोअर पैलेओलिथिक टूल्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े रफ़ देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि लोअर पैलेओलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो रफ़ होते हैं हमारा, ठीक है? यूरोप में इस टाइम पे फ्लिंट ज़्यादा यूज़ होता था और इंडिया में जो है वो क्वार्ट्ज़ाइट यूज़ होता था, ठीक है? ये थोड़ा रीजनल डिफरेंस है, ये जो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ बाईफ़ेस। बाईफ़ेस क्या होता है? अब हैंड एक्स जो है उसको डिटेल में समझते हैं। बाईफ़ेस वर्ड बाई मतलब टू, सरफेस मतलब फेस, यानी टूल्स के दोनों साइड को चिप करके जो है शेप दिया गया है। बाईफ़ेस टूल मतलब दोनों साइड से प्रोसेसिंग की गई है, बेटर कटिंग, बेटर बैलेंस के लिए, लंबे टाइम तक यूज़ कर सके, अच्छा एफिशिएंसी हो। ठीक है। पेबल हैंड एक्स क्या होता है? डिफ़रेंस ये है कि स्टोन हैंड एक्स जो होते हैं, वो दोनों साइड से काम करते हैं। पेबल हैंड एक्स जो है वो यूनिफ़ेस होती है, मतलब एक ही साइड से काम करती है। एक ही साइड से काम करती है, ठीक है? अम, ठीक है, ओके। अम, अब ये जो हैंड एक्स हैं, हैंड एक्स को डायरेक्टली हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं और कभी-कभी जो है लकड़ी का हैंडल भी जो है वो बाँध के यूज़ करते थे, है ना? इस प्रोसेस को आर्कियोलॉजी में हाफ्टिंग कहते हैं। हाफ्टिंग। हाफ्टिंग, हैंडल जब लगा लेते हैं तो उसको हाफ्टिंग कहते हैं। हमने क्या देखा? कोर देखा हमने, फिर हमने फ्लेक देखा, फिर हमने क्या देखा था? फिर बाईफ़ेस देखा हमने, यूनिफ़ेस देखा हमने, फिर अभी हम हाफ्टिंग देख रहे हैं। हाफ्टिंग क्या होता है? जब हैंडल लगा लेते हैं ना तो उसको हाफ्टिंग बोलते हैं। इससे ग्रिप बेटर होती है, फ़ोर्स ज़्यादा लगती है और हंटिंग जो है थोड़ी अच्छी एफ़िशिएंट होती है। ओके? चॉपर्स क्या होते हैं? चॉपर्स हमने देखा था, नाम से ही आइडिया लगता है, चॉप यानी काटना या तोड़ना, तो यानी एक हेवी ड्यूटी कटिंग टूल है। यूजुअली जो है एक याद करो कि स्टोन तोड़ने पे एक बड़ा टुकड़ा बचा था, उसको कोर बोलते हैं, जो छोटा टुकड़ा है दैट इज़ फ्लेक। ये भी हमने देखा था वैसे फ्लेकिंग में। ओके, मैं इसको बार-बार रिपीट कर रही हूँ, आई होप यू गेट फ़ैमिलियर विद देम। ओके। अब फ्लेक्ड ऑन ओनली वन साइड का क्या मतलब है कि चॉपर के सिर्फ़ एक सरफेस को चिप करके शार्प बनाया गया है, दूसरी साइड नेचुरली छोड़ दी गई है जैसे भी है, ठीक है? इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सिंपल है और ये लोअर पैलेलिथिक टेक्नोलॉजी की सिम्प्लिसिटी को दिखाता है, ठीक है? इसका यूज़ क्या होता है?
अब पीसेस ऑफ मीट को चॉप करना, आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से चॉपर का यूज़ मीट कट करने में, बोन्स तोड़ने में, लकड़ी काटने में, रूट्स और ट्यूबर्स निकालने में या एनिमल स्किन को रिमूव करने में। तो एक ही टूल जो है वो मल्टीपल पर्पज़ है, उसके लिए यूज़ होता है। इसलिए मल्टीपर्पज़ सर्वाइवल टूल इनको कह सकते हैं, ठीक है? यूनिफ़ेस हमने देख लिया। तो अब आई थिंक चॉपर, क्लीवर और क्लीवर क्या होता है अगेन, ये भी रहा क्लीवर। ये रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर फ्लेक से बनता है ना? और स्ट्रेट कटिंग एज होती है इसकी, बचरिंग या वुड कटिंग के काम आते हैं। तो ये लोअर पैलेलिथिक के टूल्स जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ये भी क्लीवर भी बचरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। हाँ। अब आगे हम चलते हैं, तो एचुलियन कल्चर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एचुलियन कल्चर के बारे में आराम से डिस्कस कर चुके हैं। एचुलियन ये एक नाम है, ये फ्रांस की एक प्लेस है, सेंट अचूल करके। तो यहाँ पहली बार इस टाइप के टूल्स आइडेंटिफ़ाई हुए थे, इसी वजह से एचुलियन नाम पड़ा और ये आर्कियोलॉजी में कॉमन प्रैक्टिस है। कई इंडस्ट्रीज़ का नाम उनके डिस्कवरी साइट के नाम पर होता है, जैसे लेवलॉय या एचुलियन या मोस्टेरियन जो है, ये एडवांस स्टेज देखने को मिलती है। हमने देखा सिमेट्रिकल फ्लेकिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। फ़ायदा क्या होता है सिमेट्रिकल फ्लेकिंग का, है ना? बेटर एफिशिएंसी होती है, ग्रिप अच्छी बनती है, बैलेंस अच्छा बनता है, ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है? ये सब देखा। अब थोड़ा-सा हम जगह देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पे हमको ये मिली हैं। तो जो लोअर पैलेथिक साइट हैं, ये हमको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी मिली है, नॉर्थ वेस्ट जो अनडिवाइडेड इंडिया था वहाँ पे भी मिली है, सोन वैली में, वन ऑफ द अर्लीएस्ट। बेलन वैली में मिली है हमको, बेलन वैली में मिली है, यहाँ पे पैलेolithic, मेसोलिथिक दोनों मिले हैं और माइक्रोलिथ वगैरह में मिले हैं, हैबिटेशन के एविडेंसेस भी मिले हैं। भीमबेडका में देखें तो भीमबेडका में तो हमको सारे ही पैलेolithic, मेसोलिथिक, नियोलिथिक काफ़ी लंबा हिस्ट्री है भीमबेडका का। ये रॉक शेल्टर्स हुआ करते थे, यहाँ पे वो लोग रहा करते थे। ठीक है? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, भोपाल में हमको देखने को मिलती है। हुंगसी वैली, ईसमपुर, ये कर्नाटका में देखने को मिलता है। यहाँ पे एचुलियन साइट देखने को मिलती है और टूल मेकिंग के एविडेंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अतिरपक्कम के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, नियर चेन्नई। पल्लवरम, गुडियम केव्स नियर चेन्नई, ठीक है? यहाँ पे भी लोअर पैलेolithic के एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम एचुलियन कल्चर, ठीक है? नर्मदा वैली में हमको एलिफेंट और ये हॉर्स के जो एंसेस्टर्स हैं, उनके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। एलिफेस नोमैडिकस, स्टैगोडॉन गणेशा, बॉस नोमैडिकस एंड इक्वस नोमैडिकस। अतिरपक्कम में हमको इक्वस यानी कि ये जीनस होता है जिसमें ये हॉर्स फैमिली वाले जितने भी होते हैं, खच्चर, डंकी, ज़ीब्रा, हॉर्सेस, है ना? ये जीनस है। तो इनके टीथ्स मिले हैं। वाटर बफेलो देखने को हमको मिलती है, नीलगाय, 17 एनिमल हूफ प्रिंट्स देखने को मिलते हैं अतिरपक्कम में। और नर्मदा वैली में हमको एक होमिनिन स्कल कैप मिला है इन 1982। तो ये अर्लीस्ट जो है हमको एविडेंस देखने को मिलता है ना? और ये डायरेक्ट एविडेंस है दैट ह्यूमंस वर होमोजीनस वाज देयर, ठीक है? इस टाइम पे कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, कुछ साउंड और वर्ड्स यूज़ करके साइन लैंग्वेज के फॉर्म में जो है वो कम्युनिकेट किया करते थे। ठीक है? फर्स्ट जो टूल है वो हमको पल्लवरम में देखने को मिलता है बाय रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट इन 1863, ठीक है? तो ये कुछ हमारे प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट्स हैं जो हम याद कर सकते हैं, मेंस के आंसर में भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है? फिर हम आते हैं मिडल पैलेolithic एज पे, ठीक है? सेकंड स्टेज में एंटर करते हैं, लोअर पैलेolithic के बाद टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों चेंज होने लगे। इस ट्रांजिशन को हम मिडल पैलेolithic कहते हैं। इसका अप्रॉक्सिमेट डेट याद रखें तो 50,000 से 30,000, 20,000 ईयर्स का स्पैन है और ये कंपेयर करें लोअर पैलेolithic से तो काफ़ी कम देखने को हमको मिलता है। वो तो 4.5 लाख लंबा था, साल लंबा था, ठीक है? बाय दिस टाइम क्लाइमेट वाज़ मोर कंफर्टेबल, प्लीस्टोसीन जो है वो ग्रेजुअली एंड हो रही थी और आइस एज की सिवियरिटी कम मिल रही थी। तो क्लाइमेट वाज़ बीइंग मोर हैबिटेबल एंड मोर कंफर्टेबल। ज्योग्राफी का क्या लिंक है? क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। बेटर क्लाइमेट होगा तो स्टेबल लाइफ रहेगी आपकी, स्टेबल लाइफ रहेगी तो यू कैन इनोवेट, योर माइंड कैन वर्क मोर एफिशिएंटली एंड आप बेटर टूल्स बना सकेंगे। ये प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे भी हमने टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट को और हिस्ट्री को कनेक्ट कर दिया। बेटर क्लाइमेट हुआ तो स्टेबल लाइफ बनी तो आप इनोवेट बेटर कर सकते हो एंड यू कैन मेक बेटर टूल्स। ओके,
ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अपने एनवायरनमेंट को नॉट जस्ट वैसे वाला एनवायरनमेंट कि कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, बट एनीवे आपके आस-पास कैसे लोग हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, बहुत डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ़ किस तरीके की होगी। इफ़ यू कैन बी स्टेबिलिटी से, खुशी से हैप्पीनेस के साथ में, मोटिवेशन के साथ में आप अपना काम कर पाएँगे। आपका दिमाग उसी तरीके से काम करता है। देन इफ अगर आपकी चीज़ें स्टेबल हैं, है ना? एवरीथिंग इज़ इन द लूप, तो एवरीथिंग इज़ स्टेबल इन द प्लेस, तो आप बेटर सोच पाते हैं, आपका दिमाग और अच्छे से काम कर पाता है। यू कैन इनोवेट बेटर, यू कैन लर्न बेटर, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है एंड रिजल्ट्स भी फिर अच्छे ही आते हैं। दैट्स व्हाई योर एनवायरनमेंट अराउंड यू इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट की बात करें, वेजिटेशन की बात करें, बट आपका सोशल सर्कल किस तरीके का है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो नेक्स्ट मिडल पैलेलिथिक में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो क्लाइमेट ही है और टूल टेक्नोलॉजी है, ठीक है? क्लाइमेट की वजह से टूल टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस हुई, तो टूल टेक्नोलॉजी जो है उसको कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट इस पीरियड को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। हुँ। अब लोअर पैलेलिथिक में हमने देख लिया हेवी टूल्स थे, मिडल पैलेलिथिक में जो है टूल्स थोड़े स्मॉलर हो जाएँगे। टूल्स जो है वो स्मॉलर हो जाएँगे एंड हैंड एक्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। इधर 3 हैंड एक्स है, यहाँ 1 हैंड एक्स है, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। प्लानिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ेगी, यही जो है वो बिगेस्ट चेंज हमको देखने को मिलता है, ठीक है? अब लोअर पैलेलिथिक में कोर टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है। लोअर पैलेलिथिक में कोर टेक्नोलॉजी हमने देखा था डोमिनेट कर रही थी। इधर मिडल पैलेलिथिक में फ्लेक टेक्नोलॉजी जो है वो डोमिनेट करती है। क्यों? क्योंकि कोर जो टूल्स हैं वो हेवी होते थे, उनको बनाना डिफ़िकल्ट था, ठीक है? कैरी करना मुश्किल था और जो फ्लेक टूल्स हैं वो लाइट हैं, शार्प हैं, ईज़ी टू रिप्लेस हैं, लेस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और बेटर प्रिसिशन हमको देखने को मिलता है। इसलिए ह्यूमन ग्रेजुअली फ्लेक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। तो लोअर पैलेलिथिक में हम देखेंगे कोर टेक्नोलॉजी, मिडल पैलेलिथिक में हम देखेंगे फ्लेक टेक्नोलॉजी। लोअर पैलेलिथिक में हम देखते हैं हेवियर टूल्स, मिडल पैलेलिथिक में स्मॉलर टूल्स। लोअर पैलेलिथिक में टूल्स थे हमारे हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स और मिडल पैलेलिथिक में हमें अभी पढ़ना है, ठीक है? इस टाइम पे ह्यूमन ब्रेन भी इम्प्रूव हो रहा था, प्लानिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, स्टोन को एफिशिएंटली यूज़ करना सीख गए थे हम, ठीक है? पहले क्या होता था स्टोन को रैंडमली फेंक देते थे, जो फ्लेक निकला उसे टूल बना दिया। अब पहले ही कोर को केयरफुली प्रिपेयर किया जाने लगा, फिर उसमें से डिज़ायर्ड शेप का फ्लेक निकाला, यानी टूल बनाने से पहले ही प्लानिंग शुरू हो गई और ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का प्रिमिटिव वर्ज़न हमको देखने को मिलता है। ठीक है? सोचो कि कोई कारपेंटर है, सोचो मैं ही कारपेंटर हूँ और रैंडम वुड मैं नहीं काटूँगी। मैं प्लान करूँगी कि कितना मेज़रमेंट होना चाहिए, मार्किंग करूँगी, फिर उसमें कटिंग करूँगी। एग्ज़ैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, हमारी प्लानिंग जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है? ये लेवलॉय टेक्नीक क्या होती है जो बहुत टाइम से स्क्रीन पे दिख रही है, व्हाट इज़ दिस लेवलॉय टेक्नीक? नाम आया फ्रांस के एक पैलेस से लेवलॉय से। एचुलियन भी फ्रांस की एक जगह से आया है, ठीक है? जहाँ पे सबसे पहले एचुलियन टूल मिले थे। टेक्नीक ये वाली लेवलॉय वाली टेक्नीक क्या थी? ठीक है, हाँ, ये भी लोअर पैलेलिथिक में हमको एचुलियन कल्चर देखने को मिलता है और ये सोन वैली का कल्चर भी देखने को मिलता है और यहाँ पे हमने देखा था लोअर पैलेलिथिक में सोन वैली में भी हमको अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिडल पैलेलिथिक में हमको लेवलॉय टेक्नीक देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि ये सिंपल जो है वो स्टोन तोड़ना नहीं होता, केयरफुली शेप दिया जाता है, वही प्लानिंग वाला जो चीज़ हमने देखा बस उसको नाम दे दिया हमने लेवलॉय टेक्नीक, ठीक है? कंट्रोल्ड स्ट्राइक से एग्ज़ैक्ट रिक्वायर्ड फ्लेक निकाला जाता था, यानी पहले से जो फाइनल टूल है उसका डिज़ाइन दिमाग में होता था, जो हमने डिस्कस किया वही है बस उसको हमने लेवलॉय टेक्नीक नाम दे दिया है, ठीक है? ओके। तो कॉग्निटिव सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये सिर्फ़ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का एविडेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ओके। स्पेशियल इमेजिनेशन हम कर पाते हैं कि हमको कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ हम चाहते हैं, ऐसा कोई टूल हम बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलप होती है इससे, ठीक है? कॉग्निटिव एडवांसमेंट का एक जो है सिंबल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा जगह देख लेते हैं हम कहाँ-कहाँ मिलता है। तो सोन रिवर वैली में, नर्मदा वैली में देखने को मिलता है, गोदावरी में, कृष्णा रिवर वैली में, साउथ ऑफ तुंगभद्रा भी हमको मिडल पैलेलिथिक के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? इंडिया में जो मिडल पैलेलिथिक वाला जो एज है, उसको फर्स्ट आइडेंटिफ़ाई किया था एच.डी. संखालिया ने। एच.डी. संखालिया ने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफ़ाई किया था
प्रवरा रिवर के आसपास में। प्रवरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप सर्च करेंगे एंड अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं कि प्रवरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये नेवासा अहमदनगर में पड़ती है, विच इज़ इन महाराष्ट्र। और ध्यान देने वाली बात ये है कि मिडल पैलेलिथिक में होमिनिन जो फॉसिल है उसका कोई एविडेंस इंडिया में नहीं मिला है। होमिनिन जो फॉसिल है उसका एविडेंस इंडिया में नहीं मिला है ड्यूरिंग द मिडल पैलेलिथिक एज। ठीक है। स्टोन इस टाइम किस टाइप के यूज़ होते थे? हमने देखा कि जो हमारा लोअर पैलेलिथिक है उसमें क्वार्ट्ज़ाइट जो है, क्वार्ट्ज़ाइट ह्यूमन उनको बोल रहे थे। वो क्वार्ट्ज़ाइट का यूज़ करते थे। इसमें चर्ट, जैस्पर, सैल्सिडोनी और क्वार्ट्ज़ का भी यूज़ करें। इन सब जो स्टोन है इनका यूज़ हम मिडल पैलेलिथिक में कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अपर पैलेलिथिक। अपर पैलेलिथिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा कंपैरेटिवली और एडवांस स्टेज है ऑफ द पैलेलिथिक स्टोन एज। ठीक है। टाइम पीरियड 30,000 से 10,000, अगेन 20,000 जो ईयर्स है उसका टाइम स्पैन देखने को मिलता है ना? अब 10,000 के आसपास जो है वो दुनिया में क्लाइमेट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा था। हमने देखा ना कि होलोसीन जो है वो 11,700 ईयर्स से शुरू हो जाता है, बीसी से शुरू होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमको देखने को मिलता है 10,000 ईयर्स के आसपास में कि जो है क्लाइमेट काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहा है। और इसी पीरियड के बाद में मेसोलिथिक पीरियड आता है, यानी अपर पैलेलिथिक एक ब्रिज है ना? आइस एज का जो हार्श एनवायरनमेंट है और होलोसीन के रिलेटिवली स्टेबल एनवायरनमेंट के बीच का टाइम पीरियड ये जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है? फ़ेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, व्हाट वर द फ़ेवरेबल कंडीशंस। क्लाइमेट बेटर होता है तो फॉरेस्ट अच्छा होता है तो वेजिटेशन अच्छा होता है, बेटर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड बेटर स्कोप ऑफ सर्वाइवल, है ना? ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। अम, इससे क्या पता चलता है? जैसे हमने देखा कि मिडल पैलेolithic में जो है वो कोर से फ्लेक की तरफ हम शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपर पैलेolithic में जो फ्लेक जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी डोमिनेट कर गई। मतलब मिडल में तो फिर भी चलो फ्लेक टेक्नोलॉजी स्टार्ट करें यूज़ करनी। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंटली फ्लेक टेक्नोलॉजी जो है वो डोमिनेट कर गई है ना? ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन शो करता है। तो अगर फ्लेक टेक्नोलॉजी का ट्रांज़िशन देखें तो मिडल पैलेolithic में हमको उसका ट्रांज़िशन देखने को मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन और प्लानिंग एबिलिटी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रही हैं। अब ह्यूमन सिर्फ रॉ मटेरियल जो है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना सीख गया है। लेस वेस्टेज करता है, बेटर कटिंग करता है और ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन जो है वो कर पाता है। ठीक है? इस टाइम के जो टूल्स हैं वो कौन-कौन से होते हैं? 3 टूल्स याद रखने हैं हमको अपर पैलेolithic के लिए। ब्लेड, स्क्रैपर एंड ब्यूरन। ब्लेड, स्क्रैपर एंड ब्यूरन एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हमने लोअर में देखा था कौन से थे? हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। ठीक है? ब्लेड, स्क्रैपर एंड ब्यूरन अपर पैलेolithic के हैं। ब्लेड के बारे में क्या होता है? ब्लेड एक नाइफ जैसा होता है, लंबा और पतला होता है ना? और बहुत शार्प एज होते हैं, कम रॉ मटेरियल इसमें लगता है, ईज़िली रिप्लेसेबल है, मीट-वीट कट करने में, वुड शार्प करने में, प्लांट मटेरियल को कट करने में, एनिमल स्किन को प्रोसेस करने में काम आता है। स्क्रैपर क्या काम आता है? नाम से ही समझ आ रहा है, स्क्रैप करना मतलब क्या होता है? खुरचना होता है ना? तो स्क्रैपर का यूज़ होता है एनिमल स्किन को साफ करने में, हाइड को स्मूथ करने में, है ना? वुड की सरफेस क्लीन करने में। हाइड हम देखेंगे क्या होता है। हाइड क्या होता है? स्टोन एज में जो है अब रेडीमेड कपड़े आज की तरह तो मिलते नहीं थे, तो उनके लिए एनिमल स्किन ही थी, जो उनका कपड़ा, ब्लैंकेट, टेंट वगैरह सब कुछ वही बनती थी। इसलिए उसको प्रोसेस किया जाता था, इसी को हाइड प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है? स्क्रैपिंग करके उसको साफ किया जाता था और स्क्रैपर्स का यूज़ होता था इसमें। थर्ड हमने देखा ब्यूरेंस, ये तीसरा टूल है, ब्लेड, स्क्रैपर एंड ब्यूरेन। ब्लेड, स्क्रैपर एंड ब्यूरेन। ब्यूरन थोड़ा अलग टाइप का टूल था। ये एक पॉइंटेड एनग्रेविंग टूल है, मतलब आगे से पॉइंटेड होता था, ठीक है? और क्या काम होता था इसका? एनग्रेविंग करना, मतलब कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना बोन में या वुड में। ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का भी एविडेंस जो है वो हो सकता है। ग्रूव्स बनाना, है ना? हाफ्टिंग वगैरह करना, जो हमने देखा था ना कि हैंड-एक्स में जो है वो हैंडल लगा देते थे, तो उसमें ग्रूव्स का जो है वो यूज़ किया जाने लगा। उसमें पॉइंट बना के जो भी है उसको फिट कर देना, जो भी हैंडल है आपका उसको फिट कर देना, उसमें यूज़ होता था। ठीक है? तो ये हमने देख लिया ब्लेड, स्क्रैपर एंड ब्यूरन, इनके बारे में हमने देख लिया, ठीक है? अब स्टोन एज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ स्टोन ही यूज़ होता है। एक्चुअली ह्यूमन स्टोन, बोन, वुड, बैम्बू, हॉर्न ये सब यूज़ करते थे।
लेकिन प्रॉब्लम वही हमने देखा कि बाकी जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाते थे। ठीक है? बोन टूल्स भी बढ़े इस टाइम पे, अपर पैलेolithic के टाइम पे, क्योंकि क्लाइमेट इम्प्रूव हो रहा था, तो एनिमल डाइवर्सिटी भी हमने देखी ना, क्लाइमेट इम्प्रूव, फॉरेस्ट एंड देन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एनिमल्स की वैरायटी इम्प्रूव हुई, तो बोन और वुड जो है वो ईज़िली अवेलेबल होने लगी। तो हम बोन और वुड के जो टूल्स हैं वो भी धीरे-धीरे बनाने लगे, नॉट जस्ट पत्थर, ठीक है? तो ह्यूमन ने नए उनके लिए, ह्यूमन के लिए नए रॉ मटेरियल जो हैं वो अवेलेबल होने लगे, तो इनोवेशन और ज़्यादा वो लोग करने लगे, ठीक है? ओके। फिर नीडल्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं ना, परफोरेटर भी देखने को, ये भी छेद करने के लिए यूज़ होता है। हार्पून, येस, दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि इस टाइम पे हार्पून किस लिए होता है? फिशिंग करने के लिए हार्पून यूज़ होता है ना, तो हार्पून्स के एविडेंसेस भी यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं कि फिशिंग भी जो है वो शुरू हो गई है। फिशिंग भी करना शुरू हुए। स्पेयर थ्रोवर, ये थोड़ा जैवलिन टाइप का होता था, है ना? और इनकी हेल्प से मतलब दूर भी अगर कोई जानवर-वानवर है तो उसको हम हंट कर सकते हैं, इसके ये फ़ायदे होते थे। सेफ हंटिंग होती थी कि दूर से तो कोई खतरा-वतरा नहीं है, दूर से ही वार कर दो, ठीक है? ऑक्यूपेशन किस तरीके का हुआ करता था इन लोगों का? ऑक्यूपेशन इकोनॉमी किस तरीके की होती थी? तो अपर पैलेolithic में हमें याद है कि एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हुआ करता था। अभी भी इकोनॉमी का बेस वही है कि हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, यानी ह्यूमन्स अभी भी हंटर गैदरर्स फॉरेजर्स ही हैं, ठीक है? पहले लेकिन एक ये है कि पहले हिस्टोरियंस को लगता था कि क्योंकि केव पेंटिंग में हंटिंग सीन ज़्यादा मिले हैं, तो शायद क्या पता लोग सिर्फ़ हंटिंग ही करते हों, हंटिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन हो। लेकिन बाद में पता चला कि अम फूड रिमेन्स उनके एनालाइज़ किए जब, तो पता चला कि डेली कैलोरीज़ का जो मेजर रिसोर्स है, वो फूड गैदरिंग से आता था, फूड हंटिंग से नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हंटिंग जो है उसका पता नहीं है सक्सेसफुल होगी कि नहीं, समटाइम्स यू गेट अनसक्सेसफुल, समटाइम्स यू गेट हंटेड बाय एनिमल्स ओनली, तो कोई गारंटी नहीं है। और अगर एनिमल मिल भी गए तो रेफ्रिजरेटर तो था नहीं कि मीट ज और वैसे भी मीट जो है वो फ्रूट्स वगैरह से जल्दी खराब होता है, ठीक है? और लेकिन फ्रूट्स, नट्स या सीड्स या रूट्स वगैरह हो गए, तो ये तो रेगुलरली अवेलेबल भी थे और उतने ज़्यादा डेंजरस भी नहीं थे टू गेट देम। इसलिए फूड गैदरिंग जो है वो डेली सर्वाइवल का ज़्यादा रिलायबल सोर्स माना जाता है, मोर देन हंटिंग। ठीक है? तो अब आजकल स्टडीज़ में ये माना जाता है। इवन ये भी कहा जाता था कि वुमेन जो है वो गैदरिंग करती थी, मेन जो है हंटिंग करते थे, लेकिन मॉडर्न स्कॉलर जो हैं वो इसको यूनिवर्सल नहीं मानते। डिफरेंट सोसाइटी में रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिबेट भी आपके ऑप्शनल आंसर में आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? ओके। अम, नेक्स्ट हम आते हैं, दिस वी हैव डिस्कस्ड। हुँ। ठीक है, वुड, बैम्बू, स्टोन्स, प्लांट फाइबर्स, इनको भी जो है वो गैदर किया करते थे, रॉ मटेरियल जो थे, इनके रॉ मटेरियल थे एनीवेज़। अब स्टोन एज ह्यूमन जो है वो प्रिमिटिव ज़रूर थे लेकिन इग्नोरेंट नहीं थे। उन्हें अपने एनवायरनमेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज थी। मतलब उन्हें पता था कि कौन-सा फ्रूट पॉइज़नस है, कौन-सा एडिबल है, किस सीज़न में क्या मिलेगा, किस स्टोन से बेस्ट टूल बनेगा, कौन-सा एनिमल जो है वो किस रूट से जाएगा, पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। यानी सर्वाइवल के लिए उनके पास में डीप इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस थी। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्हें एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, ठीक है? इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें पता था कौन-सी चीज़ कहाँ मिलती है, ठीक है? तो दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके। तो आई थिंक हमने एक बार इनके लोकेशंस भी देख लेते हैं कहाँ-कहाँ मिलते हैं। ओके, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसमें हमको देखने को मिलते हैं लोअर पैलेolithic के एविडेंस। महाराष्ट्र पाटने में देखने को मिलते हैं। बागोर 1, बागोर 2, सोन वैली, ये भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। मेरल भावी कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। कुरनूल में देखने को मिलते हैं। गोदावरी खानी तेलंगाना के आस-पास रीजन है, यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑस्ट्रिच एगशेल हमको मिला है अपर पैलेolithic के टाइम से भीमबेडका और पाटने में, है ना? इंसाइज़्ड एगशेल हमको पाटने और ज्वालापुरम में देखने को मिलता है, ठीक है? और श्राइन देखने को मिलती है भागोर व्हिच इज़ इन यूपी। जैसे बीच में एक सर्कल बना हुआ है, उसके आस-पास ये ऐसे ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन है, तो ये श्राइन टाइप का जो है वो अर्लीएस्ट एविडेंस हमको अपर पैलेolithic के टाइम मिलता है। तो मतलब लोग कुछ-कुछ तो करने लग गए थे ये। जैसे समझ नहीं रहे, एक बीच में बना दिया, आस-पास श्राइन बना दिया, कुछ रिलिजन से रिलेटेड कुछ इस तरीके का रिलेटेड। तो ये एविडेंस भी हमको बागोर यूपी से देखने को मिलता है और इनसाइज़्ड एगशेल देखने को मिलता है ज्वालापुरम और पाटने से हमको, ठीक है?
तो ये हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल जो है वो पैलियोलिथिक में सोसाइटी किस तरीके की रहती थी, पैलियोलिथिक सोसाइटी किस तरीके की थी वो हम पढ़ेंगे। अब तक हमने टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव पढ़ा, है ना? अब सोसाइटी एंड कल्चर का भी देखते हैं, लोग कैसे रहते थे, उनका सोशल लाइफ कैसा था, फैमिली थी या नहीं, लीडर होता था या नहीं, रिलिजन था या नहीं था, आर्ट कब से शुरू हुआ। ये सब हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है? अब पैलियोलिथिक ह्यूमन जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं करता था। बहुत बार रिपीट कर दिया, आपके दिमाग में जम गया होगा। वो नेचर पर डिपेंडेंट थे। डेली रूटीन कुछ ऐसा होता था कि सुबह निकले, फ्रूट्स कलेक्ट किए, रूट्स निकाले, नट्स कलेक्ट किए, कभी-कभी हंटिंग सक्सेसफुल हुई, कभी नहीं हुई। यानी उनकी इकोनॉमी थी हंटिंग प्लस गैदरिंग इकोनॉमी। इसको आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में फॉरेजिंग इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेजिंग इकोनॉमी। ये आप अपने मेंस के कीवर्ड में यूज़ कर सकते हैं, फॉरेजिंग इकोनॉमी, ठीक है? ये हमने देख लिया? ओके, ठीक है। सेडेंटरी लाइफ़ का क्या मतलब होता है? सेडेंटरी लाइफ़ का मतलब होता है कि एक जगह परमानेंटली सेटल होना। जैसे हम आज रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है? अब ये जो पैलियोलिथिक लोग थे, अब ध्यान रहे कि हम यहाँ पे पूरे पैलियोलिथिक सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ैक्टली कैटेगराइज़ करके नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? पूरे पैलियोलिथिक की बात करें। सिंपल रीज़न ये है, हम क्या पढ़ रहे थे अभी कि पैलियोलिथिक लोग सेडेंटरी क्यों नहीं थे? इसका सिंपल रीज़न ये है कि फूड एक जगह परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता था। आज जंगल में फ्रूट्स हैं, कल शायद खत्म हो जाएँ, तो ग्रुप को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसी तरह एनिमल्स माइग्रेट करते थे, है ना? रिवर्स ड्राई हो जाती हैं, सीज़न चेंज होते हैं। जैसे आज भी कई एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, हमें देखने को मिलता है, ठीक है? ह्यूमन भी उनके साथ मूव करते थे, इसलिए इनको नोमैडिक पीपल कहते हैं। नोमैडिक पीपल, ये आपका दूसरा सी नहीं बनाया नोमैडिक पीपल, ठीक है? ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया, पहला हमने फ्रेजिंग इकोनॉमी देखा, ठीक है? इसलिए इनको नोमैडिक पीपल बोलते थे। पहला देख लिया हमने। फिर नोमैडिक लाइफ़स्टाइल का इम्पैक्ट क्या होता था? परमानेंट हाउस नहीं होते थे, परमानेंट विलेज नहीं बने, परमानेंट फील्ड्स नहीं हुई, परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं हुई, है ना? ये सब जो चीज़ें हैं परमानेंसी वाली, ये नियोलिथिक में डेवलप हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी वाज़ क्वाइट रूडिमेंटरी, है ना? रूडिमेंटरी का मतलब क्या होता है कि बहुत बेसिक। रूडिमेंटरी का मतलब होता है बहुत बेसिक, 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 प्रिमिटिव, इनिशियल स्टेज में, रूडिमेंटरी, ठीक है? अब टेक्नोलॉजी बेसिक क्यों थी? क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं, मेटल टूल्स नहीं थे, व्हील कोई नहीं है, पॉटरी नहीं है, तो जो है वो उसको रूडिमेंटरी या प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी हम बोलेंगे। स्टोन ही है उनके लिए जो सब कुछ है, या बोन है, या जो भी है, वुड है, ठीक है? एनवायरनमेंट पे डोमिनेंस नहीं एस्टैब्लिश किया था अभी तक ह्यूमन ने। आज जिस तरीके से ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना? डैम्स बना रहे हैं, रिवर्स डाइवर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर करते हैं, है ना? क्लाइमेट को भी इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रहे हैं। इस लेकिन उस टाइम पे पैलियोलिथिक में सिचुएशन ऑपोज़िट थी। नेचर डिसाइड करती थी कि कहाँ जो है इंसान रहेगा, क्या खाना खाएगा, कब माइग्रेट करेगा। यानी ह्यूमन अडैप्टेड टू नेचर, है ना? उल्टा नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूमन अडैप्टेड टू नेचर, ठीक है? ओके। हाँ, तो इसको ये भी बोल सकते हैं एक एक लाइन में आई वुड से कि पैलियोलिथिक सोसाइटी वाज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एडैप्टेशन टू नेचर रेदर देन डोमिनेशन ओवर नेचर। डोमिनेशन ऑफ नेचर हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट होमो एट दैट टाइम दे ट्राइड टू अडैप्ट टू द नेचर, ठीक है? उस टाइम जो है वो पॉपुलेशन भी काफ़ी लो हुआ करती थी। पॉपुलेशन लो क्यों थी? कई रीज़न थे कि फूड सप्लाई जो है वो लिमिटेड हुआ करती थी। एग्रीकल्चर नहीं था, नेचर जितना दे उतना ही अवेलेबल। मोर्टेलिटी काफ़ी हाई थी, डिज़ीज़, इंजरीज़, वाइल्ड एनिमल्स, है ना? ठंडा क्लाइमेट था, इसकी वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा रहती थी। कोई मेडिकल नॉलेज नहीं, है ना? कोई मेडिकल सर्विस नहीं। ज़रा-सा भी कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो बहुत फेटल हो जाता था। नोमैडिक लाइफ़स्टाइल उनकी रहती थी। एक एरिया में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही एक एरिया जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही सपोर्ट कर सकता है। इस वजह से पॉपुलेशन नेचुरली जो है वो लो रहती थी। ये सब हमने रीज़न्स देखे, ठीक है? ओके। नेचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? मोस्टली सॉलिटरी सॉलिटरी रहते थे, बहुत छोटे-छोटे ग्रुप्स में रहते थे। सॉलिटरी का मतलब कंप्लीटली अकेला रहना नहीं होता, बट ऐसा कि लार्ज ऑर्गनाइज़्ड सोसाइटी नहीं है। कहने का मतलब इधर ये है, ठीक है? परमानेंट कोई कम्युनिटी नहीं है, ठीक है? फूड लिमिटेड था, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता है, इसलिए पॉपुलेशन कम
देखने को मिलती है, ठीक है? बैंड सोसाइटी, छोटी-छोटी सोसाइटीज़ हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है? अम, ठीक है। अब वो जो फूड है उससे भी सबको सर्वाइव करना है। शेल्टर है वो भी लिमिटेड रहता था कि कहाँ रहना है, केव शेल्टर्स भी काफ़ी लिमिटेड देखने को मिलते थे, है ना? जिस एरिया में फूड मिलता था उस पर कंट्रोल अगर आपने किया तो दैट इज़ गुड, ठीक है? कॉम्पिटिशन एग्ज़िस्ट करता था क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड हुआ करते थे, ठीक है? इवन मेड्स, शेल्टर देख लिया, टेरिटरी देख लिया, फूड, इवन मेड्स भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन भी सर्वाइवल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट्स एन इम्पोर्टेंट सर्वाइवल इम्पोर्टेंस फॉर सर्वाइवल, ठीक है? इसलिए मेटिंग के लिए भी कॉम्पिटिशन होता था। ये नेचुरल सिलेक्शन का ही हिस्सा है, ठीक है? ओके, लेकिन ह्यूमन कंप्लीटली आइसोलेटेड भी नहीं थे, कभी-कभी सर्वाइवल के लिए कोऑपरेशन ज़रूरी हुआ करता था, इसलिए स्मॉल ग्रुप्स बने, ठीक है? एक इंसान मैमथ का मान लो कि शिकार करने जा रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि अकेला कर ले, लेकिन अगर 4-5 लोग मिलकर करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा कोऑपरेशन भी बढ़ा। कोऑपरेशन की वजह से सिक्योरिटी भी बढ़ती है ग्रुप में, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन मिलती है, हंटिंग आसान होती है, चिल्ड्रन की सेफ्टी कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। यानी धीरे-धीरे अब कोऑपरेशन जो है वो ग्रेजुअली इवॉल्व होने लगा, ठीक है? ओके, ऐसे ही जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होना शुरू हुआ। सोसाइटी सिर्फ़ लोगों का ग्रुप नहीं होता, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन होते हैं, रूल्स होते हैं, वी हैव फैमिली इन द सोसाइटी, वी हैव कस्टम्स, लीडरशिप, शेयर्ड कल्चर, ये सब चीज़ें सोसाइटी में होती हैं। पैलियोलिथिक के इनिशियल फ़ेज़ में ये सब एब्सेंट हुआ करता था, है ना? लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये डेवलप होता है और आज के टाइम पे सोसाइटी इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है? पर फुली डेवलप उस टाइम पे नहीं हुई थी, उस टाइम नहीं हुई थी, ठीक है? हुँ। अब जैसे-जैसे क्लाइमेट इम्प्रूव हुआ तो फूड अवेलेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होने लगी और वैसे-वैसे ह्यूमन जो है वो लार्जर ग्रुप्स में रहने लगे। बैंड्स, एंथ्रोपोलॉजी का टेक्निकल टर्म है बैंड, ये हमने ऊपर देखा बैंड सोसाइटी। जनरली 20 से 40 मेंबर्स होते थे, मोस्टली जो हैं दे आर रिलेटेड बाय बर्थ और मैरिज। बैंड सोसाइटी का कॉपरेशन होता है का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉपरेट करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, कलेक्टिव हंटिंग करते हैं, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एक-दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। ये ह्यूमैनिटी की फर्स्ट रियल सोशल ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो मानी जाती है बैंड सोसाइटी, ठीक है? अब अपर पैलेolithic जो है वो सिर्फ़ बेटर टूल्स का पीरियड नहीं था, सोशल रिवॉल्यूशन भी यहाँ पे होता है। कॉपरेशन इम्पोर्टेंट था क्योंकि ह्यूमन ऐसे बोले जाते हैं कई हिस्टोरियन बोलते हैं कि ह्यूमन सक्सेस का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इंटेलिजेंस नहीं है, इट्स लार्ज स्केल कॉपरेशन, ठीक है? इट्स लार्ज स्केल कॉपरेशन। कई हिस्टोरियंस बोलते हैं कि हम जो है वो इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आगे बढ़े हैं, कोऑपरेट किया हमने इसलिए जो है वो आगे बढ़े हैं, ठीक है? हंटिंग आसान हुई वही सिक्योरिटी वगैरह का जो हमने ऊपर देखा, ठीक है? हुँ। अब जैसे एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है भीमबेटका का, भीमबेटका व्हिच इज़ इन मध्य प्रदेश, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना? काफ़ी फ़ेमस प्री हिस्टोरिक केव साइट है। यहाँ पे हमको पेंटिंग्स में हंटिंग सीन्स, डांसिंग, एनिमल्स, ग्रुप एक्टिविटीज़ वग़ैरह देखने को मिलती हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सिर्फ़ सर्वाइव नहीं कर रहे थे अभी इस टाइम पे, धीरे-धीरे बाद में उनके पास में कम्युनिकेशन थी, आर्ट थी, कलेक्टिव एक्टिविटीज़ करते थे, दे हैड अ सोशल लाइफ़, ठीक है? यानी कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा था। अब इसको इस टाइम जो सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी मतलब थोड़ी इक्वलिटी बेस्ड। कोई रिच पुअर नहीं, कोई किंग नहीं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं, कोई कास्ट नहीं होती थी, है ना? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। रिसोर्सेज़ जो हैं वो कलेक्टिवली यूज़ होते थे। फूड शेयर होता था, हंटिंग कलेक्टिवली होती थी, वाटर सबका था, फॉरेस्ट सबका था। यानी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट था। अब एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है हंटर गैदरर जो सोसाइटी होती है वो जनरली ही इगैलिटेरियन होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि सरप्लस प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सरप्लस प्रोड्यूस होता है तो किसी के पास ज़्यादा जाता है, किसी के पास कम जाता है और फिर उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है और इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में फिर कास्ट और ये सब चीज़ें ऊपर-नीचे वाला ये सब चीज़ें आती हैं। बट हंटर गैदरर सोसाइटी में क्योंकि सरप्लस नहीं होता तो वो मोर और लेस इगैलिटेरियन सोसाइटी ही हुआ करती है। लीडर्स कब बनते हैं जब प्रॉपर्टी हो, आर्मी हो, स्टेट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब पैलियोलिथिक में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी तो देयर वाज़ नो लीडर, ठीक है। तो क्या बिल्कुल ही लीडरशिप नहीं थी? टेम्परेरी लीडरशिप तो हुआ करती होगी ना? होती थी, येस। जैसे बेस्ट हंटर कौन है, एक्सपीरियंस्ड एल्डर कौन है, लेकिन हेरिडिटरी किंग या कोई परमानेंट चीफ नहीं हुआ करता था उस टाइम पे,
ठीक है? ये आपके लिए समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसके लिए आई हैव अ वर्ड व्हिच इज़ एसेफेलस सोसाइटी या एसफेलस सोसाइटी, ठीक है? ये वो सोसाइटी होती हैं जिनमें कोई परमानेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं हुआ करती, ठीक है? परमानेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं हुआ करती। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। व्हाट इज़ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन? ये टर्म मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है? आपके सोचने समझने की शक्ति, मेमोरी, है ना? आपके दिमाग का एक पार्ट होता है व्हिच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन व्हिच इज़ सेरेब्रम, व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंकिंग, प्लानिंग, लर्निंग, है ना? तो ये जो कॉग्निशन है कॉग्नि और वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बढ़ाता है। तो कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, लैंग्वेज, आइडियाज़ प्रोड्यूस करना, ये सब कॉग्निशन में आता है। रेवोल्यूशन क्या होता है? क्या हुआ कि 70,000 ईयर्स पहले होमो सेपियंस के ब्रेन में ऐसे चेंज हुए, जिससे उनकी मेंटल एबिलिटीज़ ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो गई। ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस। अब ह्यूमन जो है वो स्टोरी बना सकता है, रिलिजन इमेजिन कर सकता है ना? फ्यूचर प्लान कर सकता है, सिंबल समझ सकता है, आर्ट क्रिएट कर सकता है। यही मॉडर्न सिविलाइजेशन की बिगिनिंग है, ठीक है? इस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से पहले ब्रेन था लेकिन उसकी कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड थी। लर्निंग काफ़ी स्लो हुआ करती थी, कम्युनिकेशन काफ़ी बेसिक था, प्लानिंग बहुत लिमिटेड थी। रेवोल्यूशन के बाद लर्निंग इम्प्रूव हुई, मेमोरी इम्प्रूव हुई, टीचिंग इम्प्रूव हुई, नॉलेज जो जनरेशन है वो एकदम से एक्सेलरेट हो गया। इस वजह से इसको कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक? ओके। अब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ? नॉलेज जो है ये जीन से नहीं बल्कि कल्चर से ट्रांसफ़र होने लगी, पेरेंट्स से चिल्ड्रन, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इससे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गया, है ना? इसको फ़ास्ट लेन ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ़ास्ट लेन ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, ठीक है? फ़ास्ट लेन ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, ठीक है? अपर पैलेolithic में पहली बार हमें एविडेंस मिलता है आर्ट, रिलिजन, सिम्बोलिज़्म, लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज का। प्रिमिटिव कॉमर्स जिसको बोल सकते हैं। यानी ह्यूमन सिविलाइज़ेशन अब सिर्फ़ बायोलॉजिकल एक्जिस्टेंस नहीं रही, है ना? कल्चरली डेवलप हो रही है, कल्चरली अपने आप को डेवलप कर रही है। एग्ज़ाम्पल हमने देखा बेलन वैली में, है ना? बेलन वैली में एक फीमेल फिगरिन मिली है, ठीक है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि कई आर्कियोलॉजिस्ट इसे मदर गॉडेस या फर्टिलिटी गॉडेस जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है? मदर गॉडेस या फर्टिलिटी गॉडेस बोल रहे हैं। अब ये इंटरप्रिटेशन ही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए पॉसिबली ऐसे लिखना है कि पॉसिबली एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी बिलीफ्स, नॉट एग्ज़ैक्ट और एब्सोल्यूट। ठीक है? पाटने के ऊपर अपर पैलेolithic साइट में एक ऑस्ट्रिच एग शेल पर एन्ग्रेविंग मिली। हमने देखा यू नो अपर पैलेolithic में कि ऑस्ट्रिच एग शेल पे हमको एन्ग्रेविंग इनसाइज़्ड ऑस्ट्रिच एग शेल मिला है। ये प्रूव करता है कि ह्यूमन सिम्बॉलिक आर्ट जो है वो क्रिएट कर रहे थे। सिर्फ़ प्रैक्टिकल टूल्स नहीं बना रहे थे, है ना? तो आर्टिस्टिक इमेजिनेशन जो है उनका डेवलप हो रहा था। केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं हमें भीमबेटका में, हंटिंग, डांसिंग वो सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है? सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ओके, सो हमने लोअर पैलेolithic देखा, अपर पैलेolithic देखा, हमने जो है अम, अ, मिडल पैलेolithic भी देखा। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की हमने सोसाइटी, इकोनॉमी चेंजेस कैसे-कैसे हुए, ठीक है? ये कुछ हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव हैं बाय डिफरेंट स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस। गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं, "स्टोन टूल टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल रेवोल्यूशन।" तो स्टोन टूल टेक्नोलॉजी है वो हमें दिखाता है कि कैसे प्रोडक्शन का मोड चेंज हो रहा है एंड कैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही है। वी गॉर्डन चाइल्ड जो है वो नियोलिथिक रेवोल्यूशन के लिए भी फेमस हैं। इन्होंने बोला था इतना भारी भरकम ट्रांजिशन हुआ, चेंज हुआ कि उसको रेवोल्यूशन ही बोल दिया। ठीक है? फिर लुइस बिनफोर्ड जो हैं ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल एडप्टेशन एंड सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ शेप्ड कल्चरल एवोल्यूशन। ये आप मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? लुइस बिनफोर्ड कहते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके जैसे हमने अडैप्ट किया, जैसे हमारी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी जो बदली उसकी वजह से हमारा कल्चरल एवोल्यूशन हो पाया, ठीक है? युval नोआ हरेरी जो है ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि 17,000 ईयर्स अगो ह्यूमन जो है उनके ब्रेन में ड्रामेटिक चेंज आए एंड देन एवरीथिंग गॉट चेंज्ड, ठीक है? यस।
तो ये कुछ ऑप्शनल के आपके क्वेश्चंस हैं विच यू कैन प्रैक्टिस। क्रिटिकली एग्जामिन द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। डिस्कस द हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट सराउंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये हमने काफ़ी डिटेल में किया है, यू कैन जस्ट ट्राई राइटिंग दिस। Second question is trace the technological evolution of stone tools during the Paleolithic period. How do these technological changes reflect the cognitive and adaptive capability of early humans? ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, you can write it down. Next question is discuss the socio-economic organization of Paleolithic communities. To what extent can they be described as egalitarian band society? Band society क्या होता है, egalitarian क्या होता है ना? सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी पैलियोलिथिक कम्युनिटीज़ की? यू कैन जस्ट ट्राई राइटिंग इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन एंड अर्ली होलोसीन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये भी आप देख सकते हैं, प्लीस्टोसीन क्या होता है, होलोसीन क्या होता है, व्हाट वर द चेंजेस। Next question is the Upper Paleolithic marks the beginning of symbolic culture rather than merely an advancement in stone technology. Critically examine with suitable archaeological evidences from India. तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस, और एटलीस्ट यू थिंक दैट यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था हिस्ट्री ऑप्शनल का, एंड आई वुड ट्राई कि आई वुड अपलोड लेक्चर ऑन एवरी सिंगल डे, एंड हम इसको जितना जल्दी कंप्लीट कर सके हम कर पाएँ इसको। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and yeah, keep learning. Thank you so much.